Hey my dear students, this is Saloni Pandey and I welcome you all to your favorite channel Magnet Brains, जहां पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। आज के हमारे इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं आपकी क्लास 12th सोशियोलॉजी से मैग्नेट ब्रेन्स सैंपल पेपर सॉल्यूशन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड पेपर नंबर 2। इसे आप सैंपल सॉल्यूशन पेपर्स भी बोल सकते हैं, प्रैक्टिस पेपर्स भी बोल सकते हैं, दैट इज ओनली ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर हम करेंगे हमारे क्लास 12th सोशियोलॉजी से रिलेटेड जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व, that is known as practice papers or the sample solution papers. Okay, so as you all know कि हम already एक practice paper को solve कर चुके हैं, that is your paper number 1. I hope so आप सभी ने भी पेपर को solve किया होगा and आप देख पा रहे होंगे कि आपके कितने ज्यादा मार्क्स आप स्कोर कर पा रहे हो या कहां पर आप लैग कर रहे हो, कहां पर अभी आपको वर्क करने की जरूरत है। तो इसके लिए हम कर रहे हैं हमारे प्रैक्टिस और सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व। ओके, सो आई होप सो आपने पेपर नंबर 1 को कर लिया है। आज के हमारे इस लेक्चर में हम करेंगे पेपर नंबर 2 को सॉल्व और इसमें भी आपके सारे चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होंगे उनका हमने पूरा जो है एक पेपर पैटर्न के फॉर्म में ही एक और पेपर निकाला है और उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखेंगे, आप भी मेरे साथ में एंगेज होंगे, आंसर्स बताएंगे कमेंट सेक्शन में और साथ ही साथ में आपको कैसे अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है ये भी हम देखेंगे। सो दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर योर क्लास 12th सोशियोलॉजी मैग्नेट ब्रेन्स सैंपल पेपर सॉल्यूशन पेपर नंबर 2। आई होप सो आप सभी रेडी हैं, तो स्टार्ट करते फटाफट से पेपर को सॉल्व करना। ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको एक बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं और बहुत जल्दी से, वो ये है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सभी कोर्सेज, इवन सारी क्लासेस के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। इसी के साथ में मैग्नेट ब्रेन्स सिर्फ और सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया है किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के मैग्नेट ब्रेन्स बुक्स एंड ई बुक्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने, मैग्नेट ब्रेन्स के अपने बुक्स एंड ई बुक्स आपको जो है हम मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल करवा रहे हैं। यहाँ पर इन बुक्स में हाई क्वालिटी कंटेंट होगा जो कि आपके एग्जाम पर्पस से इवन आपकी स्टडीज में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कुछ कैटेगरीज में हमने बुक्स को डिवाइड किया हुआ है, लाइक मैग्नेट ब्रेन्स सैंपल पेपर सॉल्यूशंस, मैग्नेट ब्रेन्स थ्योरी बुक्स और द एमसीक्यू बुक्स एंड मेनी मोर। तो अगर आपको भी बुक्स वगैरह चाहिए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिलेगा, उसको फटाफट फिल आउट कर दो और फिर हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। तो बहुत ही इजीली आप इसको एक्सेस कर सकते हो। चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन पे, दैट इज योर पेपर नंबर 2 एंड एज यू ऑल नो इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं कि टाइम आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 3 आवर्स का। आपको 3 आवर्स में ही अपने पेपर को सॉल्व करना है और आपके पास में मार्क्स जो मिल सकते हैं दैट इज 80। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 80 मार्क्स का पेपर आपका होने वाला है। 3 आवर्स आपको मिलने वाले हैं एंड एज यू ऑल नो कि पेपर के 4 सेक्शंस हैं। मतलब अब मैं इस डिटेल पर नहीं जा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको पेपर नंबर 1 में इवन जो हमने सीबीएसई सैंपल पेपर सॉल्यूशन किया था उसमें भी पैटर्न को मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो आई होप कि अब आप सभी पैटर्न को लेके बिल्कुल जो है बहुत अच्छे से आप जानते हो कि पैटर्न क्या होने वाला है। और ये चीज मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि जब तक पैटर्न पता नहीं होगा तब तक कैसे करोगे अपने क्वेश्चन को आंसर, मतलब किस तरीके से टाइम मैनेज करोगे, कैसे ज्यादा टाइम आपको मिलेंगे, है ना। तो उसके लिए पेपर पैटर्न पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज वी ऑल नो कि हमारा जो पेपर है उसमें 4 सेक्शंस हैं, ए, बी, सी एंड डी। यहाँ पे आपको 20 एमसीक्यूज मिलने वाले हैं फॉर 20 मार्क्स। यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, आपको 30 वर्ड्स में आंसर देने हैं। टोटल 9 क्वेश्चंस हैं एंड ईच कैरी 2 मार्क्स। तो मतलब आपके टोटल हो गए 18 मार्क्स। 9 क्वेश्चंस फॉर 18 मार्क्स, है ना, 2 मार्क्स ईच। 30 वर्ड्स मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ 30 और एन सर्कल कर देती हूँ। ओके, सेक्शन सी है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड ईच क्वेश्चन इज फॉर 4 मार्क्स। तो 6 4 जा कितना हो गया? 24। ओके, और यहाँ पर आपके पास में वर्ड लिमिट है 80। फाइन, एंड देयर इज लास्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन नंबर डी। इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस होने वाले हैं बट क्वेश्चन 6 मार्क्स के होंगे। तो टोटल हो गया आपका 6 3 जा 18। ओके, एंड यहाँ पर जो वर्ड लिमिट है दैट इज 200। इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि जो 36 क्वेश्चन होगा उसमें एक पैसेज दिया रहेगा, पैसेज के बेसिस पर आपको क्वेश्चन को आंसर करना है एंड इन 200 वर्ड्स। क्लियर है? कहीं कहीं पर इंटरनल चॉइसेस आपको मिलेंगी, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 38 हैं बट कहीं कहीं पर आपको इंटरनल चॉइसेस मिलेंगी, सो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट ऑल्सो। इज इट क्लियर टू यू?
कोई डाउट नहीं है ना पैटर्न में? पैटर्न में देखो मैं आपको बार बार ये चीज बोलती हूँ कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पैटर्न को लेके आप बहुत क्लियर रहें। और सैंपल क्वेश्चन पेपर को लेके मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी कि देखो पेपर हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं, आपको ये पेपर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पहले ना आप अपने लेवल पे पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर आप यहाँ पर सॉल्यूशन देखो, आप मैच करो कि आप कितना ज्यादा जो है पेपर को सॉल्व कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, कितने आपसे नहीं बन रहे हैं, तो आप और अच्छे से अपने एग्जाम के लिए रेडी हो जाओगे और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड एज यू ऑल नो दैट प्रैक्टिस मेक्स यू perfect. Okay, so let's begin with our section A, that is the 20 MCQs and question number 1 is here and we have 4 options and फटाफट आप लोग मुझे आंसर बताएंगे जब मैं क्वेश्चन रीड आउट कर दूंगी। कहाँ बताओगे? कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अच्छा देखो 20 MCQs हैं तो आपको कैसे आंसर्स बताने मुझे कमेंट सेक्शन में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो अगर मान लो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर C है, B है, जो भी है, तो आपको मुझे आंसर लिखना है फर्स्ट A या फर्स्ट D, जो भी आंसर आपका है। फिर सेकंड क्वेश्चन को मान लो आंसर कर रहे हो तो उसका मुझे इस तरीके से आपके कमेंट सेक्शन में आंसर्स मिलने चाहिए। मैं सबको रिप्लाई देती हूँ, आई होप सो आपको ये बात पता ही होगी, है ना, तो आप सभी को रिप्लाईज मिलते ही हैं। सो फटाफट से जो है स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। ओके, लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1 एंड द क्वेश्चन सेज पावर हुज बेसिस इज द थ्रेट और एप्लीकेशन ऑफ पनिशमेंट इज कॉल्ड। पावर, ऐसी पावर जिसका बेसिस किसी तरीके का डर हो या पनिशमेंट का डर हो, तो ऐसी पावर को हम क्या बोलेंगे? कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, अथॉरिटी या फोर्स? जल्दी बताओ फटाफट, A B C D क्या होगा करेक्ट आंसर? एंड यस द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन D, दैट इज फोर्स, है ना। जब आप फोर्सफुली किसी से मतलब अपनी पावर को एग्जीक्यूट कर रहे होते हो, आप किसी को थ्रेट दे रहे होते हो, पनिशमेंट दे रहे होते हो, तो वहां पर हम बोलेंगे फोर्स, ठीक है। अथॉरिटी जो होती है दैट इज लेजिटिमेट, तो अथॉरिटी इसमें कहीं भी आंसर नहीं होगा। एंड तीनों ऑप्शंस में आप देख रहे हो कि यहाँ पर तो अथॉरिटी दिया है, यहाँ पे अथॉरिटी के ही टाइप्स दिए हैं, तो अथॉरिटी तो आंसर है ही नहीं। ओके, एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन D. Next comes question number 2, that states try to establish and enhance political legitimacy through. स्टेट्स जो हैं वो अपनी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी को बढ़ाना चाहते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? नेशन बिल्डिंग स्ट्रैटेजी के थ्रू, कम्युनिस्ट स्ट्रैटेजी के थ्रू, इंपीरियल स्ट्रैटेजी के थ्रू या सिंगुलर नेशनल आइडेंटिटी के थ्रू। स्टेट्स की जो पावर हम कहें या हम ये बोल सकते हैं लेजिटिमेसी, क्योंकि स्टेट्स के पास में जो पावर होती है वो कैसी होती है? लेजिटिमेट पावर होती है। ये सब पता है? ये सब रिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? मुझे फटाफट से बता दो। ये सब पढ़ा हुआ है ना? कोई भी डाउट आ रहा है ना किसी भी चीज में तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना कि मैम ये वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आया या लेजिटिमेसी समझ में नहीं आई, क्योंकि मैंने मतलब आपको चैप्टर जब पढ़ाए हैं, लेक्चर जब आपने पढ़े होंगे, तो आपको हर एक वर्ड का मीनिंग तक मैं आपको क्लियर करके देती हूँ, ठीक है। तो इसीलिए अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब चलो इसका आंसर बताओ कि स्टेट्स जो होते हैं वो अपनी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी को कैसे एस्टैब्लिश या एनहेंस करते हैं? नेशन बिल्डिंग स्ट्रैटेजी, कम्युनिस्ट स्ट्रैटेजी, इंपीरियल स्ट्रैटेजी और सिंगुलर नेशनल आइडेंटिटी। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन A, दैट इज नेशन बिल्डिंग स्ट्रैटेजी। क्या होगा? जैसे मान लो आज आप इंडिया में रहते हो, इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट है, ठीक है, हम जनरली स्टेट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं ना, है ना, मतलब कंट्री को हम स्टेट बोलते हैं। आपने पढ़ा हुआ है ना चैप्टर नंबर 6 वगैरह में भी आपने ये चीजें पढ़ी हुई है, चैलेंजेस टू कल्चरल डाइवर्सिटी, आपने नेशन स्टेट, स्टेट नेशन, ये सारे कंसेप्ट आपने पढ़े हैं। ओके, हाँ, तो मैं आपसे ये चीज कह रही हूँ कि जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया में गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चाहती है कि वो जो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है उसको, जो लोगों ने उसको पावर दिया है, कैसे किस तरह की गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर? हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है। तो हमने जो है लोगों ने पावर दी है गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट या स्टेट अपनी लेजिटिमेसी को और कैसे बढ़ा सकता है? अगर वो नेशन बिल्डिंग के काम करे, है ना, और ज्यादा नेशन को बिल्डअप करने के लिए अगर स्ट्रैटेजीज वगैरह यूज करते हैं तो उनकी लेजिटिमेसी और ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर वो कम्युनिस्ट हो जाते हैं तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, इंपीरियल हो जाते हैं तो भी नहीं बढ़ेगी, और अगर एक सिंगल नेशनल आइडेंटिटी कर देते हैं तो फटाक से उनको हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। Which among the following is not the use of demographic data? बताओ मुझे कि डेमोग्राफिक डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं तो इनमें से वो कौन सा है जिसको हम यूज नहीं करते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, प्लानिंग ऑफ पॉलिसीज को, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज को, या प्राइवेट वेलफेयर कितना हुआ है इसको? बताओ फटाफट। A B C D क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का? एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन D, दैट इज प्राइवेट वेलफेयर।
डेमोग्राफिक डेटा क्या होता है? पॉपुलेशन से रिलेटेड जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे होते हो, है ना, तो उसके लिए हमको चाहिए कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसका कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, हम क्या क्या पॉलिसीज लेकर आए हैं, वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट हुई हैं या नहीं हुई हैं, तो उससे हमको डेमोग्राफी, अपनी पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा मिलेगा, है ना। जैसे मान लो हमको देखना है कि हमारी पॉपुलेशन कितनी ज्यादा हेल्दी है या हमारी कितनी पॉपुलेशन अनहेल्दी है, मान लो, ठीक है, हमको ये एक चीज पता करनी है, तो उसके लिए हमको ये सारी चीजों की जरूरत है ना कि प्राइवेट वेलफेयर, किसी एक पर्सन का कितना वेलफेयर हुआ है या 2-4 लोगों का, उससे हमको इतना नहीं, हमको एक पूरी पॉपुलेशन के रिगार्डिंग डेटा चाहिए। ओके, सो प्राइवेट वेलफेयर इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन हेयर, इज इट क्लियर? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वॉज रिटन इन, बताओ, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, मतलब आपको आंसर बिल्कुल ऐसे वो बोलते हैं ना जबान पे ही होना चाहिए। क्या होगा करेक्ट आंसर? द सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशन, ऐसे ऑन पॉपुलेशन, सोशियोलॉजी एंड पॉपुलेशन या इंडियन सिविल सर्विसेज? बताओ, जो थ्योरी है पॉपुलेशन ग्रोथ की किसने दी थी, ये भी बता दो मुझे जरा कमेंट सेक्शन में, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, एंड इसको कहां पर जो है कोट किया गया है या कहां पर, कौन से उसमें लिखा गया है थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ऐसे ऑन पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये जो ऐसे ऑन पॉपुलेशन लिखी थी, माल्थस ने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करी है, इंपॉर्टेंट भी है। मैंने आपसे कहा था कि डेमोग्राफिक डेटा की थ्योरी भी जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारी थ्योरीज को अच्छे से पढ़ना है, हो सकता है मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, so the correct answer is ऐसे on population. Now comes question number 5, the term caste in Indian context comprise of, बताओ, हमारे इंडिया में कास्ट जो टर्म है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ट्राइब्स होता है, इसका मतलब वर्ण होता है, इसका मतलब जाति होता है, या इसका मतलब वर्ण और जाति दोनों होते हैं? ठीक है, ध्यान से समझना। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? ट्राइब्स होता है, ऑप्शन बी बोल रहा है वर्ण होता है, ऑप्शन सी बोल रहा है जाति होता है, और ऑप्शन डी बोल रहा है कि वर्ण और जाति दोनों होता है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि वर्ण और जाति दोनों होता है। अब आप मुझे बताओगे कि करेक्ट आंसर क्या होता है। ठीक है, ए बी सी डी, एंड द टर्म कास्ट इन द इंडियन कंटेक्स्ट इज रिफर्ड टू एज और द कंप्राइज ऑफ ऑप्शन डी, दैट इज बोथ वर्ण एंड जाति। आप जानते ही होंगे, आप लोग हैं इंडियन, है ना, मतलब आप लोग क्या, मैं भी इंडियन हूँ, हम सभी इंडियन हैं, तो हम ये जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो कास्ट को लेके कंसेप्ट है वो वर्ण जाति दोनों से ही रिलेटेड होता है। मतलब एंशिएंटली इट वाज स्टार्टेड विथ वर्ण, बट धीरे धीरे उसको जाति में कैसे ब्रिटिशर्स के टाइम से जो है मतलब कन्वर्ट करते चले गए, ये हमने देखा है ना, पढ़ा हुआ है भी है। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 6, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कास्ट? कास्ट के लिए क्या एक चीज सही है? इट इज अ चॉइस, इट इज एंडोगैमस, इट इज नॉट लिंक्ड टू ऑक्यूपेशंस, एंड इट इज बेस्ड ऑन इगैलिटेरियनिज्म। इसमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन सी बात कास्ट को लेके सही कही गई है। क्या कास्ट एक चॉइस है? आप चूज कर सकते हो अपने कास्ट में कि आप ब्राह्मण होना चाहते हो, या आप क्षत्रिय होना चाहते हो, या आप वैश्य होना चाहते हो, या आप शूद्र होना चाहते हो। सेकंड, ये एंडोगैमस होती है। ठीक है, आपको मीनिंग समझना है, मैं बता दूंगी तो फिर तो आंसर ही पता चल जाता है ना। इट इज नॉट लिंक्ड टू ऑक्यूपेशंस। ठीक है, ऑक्यूपेशन से लिंक्ड नहीं होती है, आपकी क्या ऑक्यूपेशन होगी उसमें कास्ट का कोई रोल नहीं है। एंड डी इज कि ये इगैलिटेरियनिज्म पर बेस्ड होती है। इगैलिटेरियनिज्म का मतलब होता है इक्वालिटी। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है कास्ट को लेके? एंड द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज एंडोगैमस, है ना। कास्ट कैसी होती है? एंडोगैमस होती है, चॉइस हमारी नहीं होती, हम कभी चूज नहीं कर सकते, हमारी ऑक्यूपेशन कास्ट से ही रिलेटेड होती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये कभी भी इक्वालिटी के बेसिस पर तो होती ही नहीं है, क्योंकि अगर इक्वालिटी होगी तो फिर तो मतलब कास्ट का कोई सीन ही नहीं रहा, है ना। ओके, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्रिमिनेशन को लेके इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? In order for a person to discriminate, he or she must hold prejudicial attitudes. अगर किसी पर्सन के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन करना है, तो एटलीस्ट उसके पास में कोई प्रिजुडाइज तो होना ही चाहिए जिसके बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेशन करोगे। सेकेंड इज डिस्क्रिमिनेशन इज एन एक्शन। डिस्क्रिमिनेशन एक एक्ट होता है। डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अ फॉर्म ऑफ रेसिज्म। डिस्क्रिमिनेशन के अंदर रेसिज्म नहीं आता, या नन ऑफ द अबव, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। क्या होगा करेक्ट आंसर? सिंपल सा क्वेश्चन है यार, आपको पता है। एंड द आंसर इज बी, दैट इज इट इज एन एक्शन।
ठीक है कि कुछ लोगों के साथ में प्रिजुडिशियल एटीट्यूड्स होते भी नहीं है, तब भी उनके साथ में हम डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं। इवन मैन और वुमेन के बीच में भी तो देखो जेंडर वाला डिस्क्रिमिनेशन कितना ज्यादा है ना। तो करेक्ट आंसर होगा कि डिस्क्रिमिनेशन एक एक्शन है। ओके, ये नहीं होगा क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन के अंदर रेसिज्म वगैरह ये सारी चीजें भी आती हैं, आप रेशियल बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेट करते हो, राइट। Now comes question number 8, that social inequality and exclusion are social because they are about individual, group, world or both individual and group. सोशल इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन आपने पढ़ा है ना, चैप्टर नंबर 5 पढ़ा है, पैटर्न्स ऑफ इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। तो उसमें हमने एक सोशल इनइक्वालिटी के बारे में भी पढ़ा था। तो ये बोल रहे हैं कि जो सोशल इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन है वो सोशल क्यों है, क्योंकि वो इंडिविजुअल के बारे में है, ग्रुप के बारे में है, पूरे वर्ल्ड के बारे में है, या फिर इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों के बारे में है। सिंपल सा क्वेश्चन है एंड यस द आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। ये सोशल इसलिए है क्योंकि ये पूरी सोसाइटी के बारे में बात करती है, किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं करती, पूरे वर्ल्ड की बात हम इसके अंदर नहीं करते क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। बट द करेक्ट आंसर हियर विल बी इंडिविजुअल एंड ग्रुप, दैट इज द ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। Okay, now comes question number 9. Which rulers were benefited by taking away the tribute or economic surplus from the people of subjugated area? कौन से रूलर्स थे जिनने किसी इकोनॉमिक सरप्लस एरिया से, या जो इकोनॉमिक सरप्लस जहां पर ज्यादा आता था वहां के जो सब्जुगेटेड, मतलब सब्जुगेटेड एरिया जहां पे इकोनॉमिक सरप्लस ज्यादा आता था वहां से पूरा वेल्थ वगैरह ले लिया? वो ऐसे कौन से रूलर्स थे जिनको बेनिफिट मिला, कहां से? जो सब्जुगेटेड एरिया के लोग हैं उनका इकोनॉमिक सरप्लस या उनका जो ट्रिब्यूट है उसको लेने के बाद में, या ऐसे रूलर्स को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं अभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर मीनिंग नहीं बताऊंगी, नहीं तो आप आंसर भी मुझे बता दोगे। मेरा यहाँ मोटिव ये है कि आप लोग क्वेश्चंस को देख के आंसर दें और फिर क्रॉस चेक करें कि आपने जो आंसर बताया है वो सही है या नहीं है ना। तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में आंसर आपको देना पड़ेगा। आप ऐसे सोचो कि मैंने अपने मन में सोच लिया है आंसर ए है, अब जब मैम बताएंगी तो फिर मुझे पता चलेगा कि क्या सही आंसर है, ऐसे नहीं करना। ऐसे एंगेजमेंट कहाँ होगा, ऐसे आप मेरे साथ में बात कहाँ करोगे? आप तो मन ही मन में बात कर रहे हो, है ना, मेरे साथ में बात करनी है आपको, तो मेरे साथ में एंगेज हो और डाउट्स भी पूछो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वाला, मान लो इस क्वेश्चन में, मान लो, ठीक है, अभी मैं आंसर नहीं बता रही हूं, मान लेते हैं कि इसका आंसर ए है, ठीक है, और आपको लगता था कि इसका आंसर ए है, बट आप देखते हैं कि इसका आंसर ए नहीं है, ठीक है, तो वो क्यों नहीं है और आपको क्यों लगा था कि ए है? कैपिटलिस्ट फिर मतलब क्या होता है? तो क्या आपको पता है कैपिटलिस्ट क्या होता है? आपको नहीं पता तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछो, है ना। तो मैं यहाँ पर आपके डाउट सॉल्व करने के लिए ही हूँ, तो डाउट्स वगैरह पूछ लेना, फिर उस दिन रिग्रेट मत करना बोर्ड एग्जाम्स वाले टाइम पर। तो अभी जो सारे आपको लेक्चर्स मिलते जा रहे हैं, देखते चलो, डाउट्स वगैरह पूछते चलो और यहाँ पे अपना एंगेजमेंट बनाए रखो। एंड द करेक्ट आंसर हेयर विल बी, क्या होगा बताओ? कैपिटलिस्ट बोलोगे, सोशलिस्ट बोलोगे, प्री कैपिटलिस्ट बोलोगे या कॉलोनियलिस्ट बोलोगे? क्या बोलोगे ऐसे रूलर्स को? ठीक है, जो दूसरों का धन संपत्ति लेके चले जाते हैं, ऐसे लोगों से जहां पे एरिया जो है वो थोड़े सब्जुगेटेड हैं। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन प्री कैपिटलिस्ट। आपको पता है डिफरेंस प्री कैपिटलिस्ट और कैपिटलिस्ट के बीच में? ठीक है, हमने पढ़ा है ना, ये एक डिफरेंस भी पढ़ा है कि प्री कैपिटलिस्ट कौन होते थे, कैपिटलिस्ट कौन होते थे। तो देखो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ एक बार कि जो प्री कैपिटलिस्ट हुआ करते थे वो क्या करते थे, देखो जैसे जो राजा महाराजा लोग होते थे ना, कोई एरिया है, उस एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया, उस एरिया में रहने लग गए और वहाँ के राजा बन गए, फिर पूरी प्रजा उनके अंडर में आ गई। अब प्रजा जो भी सारा कुछ प्रोड्यूस कर रही है या जो भी सारे काम वगैरह कर रही है, उसका एक पार्ट राजा के पास में जाएगा, है ना। तो ये प्री कैपिटलिस्ट टाइम होता था। जब कैपिटलिस्ट आए तो उनने बोला हम तुम्हारी वेल्थ भी लेंगे और हम तुम्हारी वेल्थ भी लेंगे, तुम्हारा पूरा पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे। तो एक बात ये याद रखना कि जब प्री कैपिटलिस्ट की बात हो रही है तो इसके अंदर इकोनॉमिक चेंजेस या इकोनॉमी में चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन अगर कैपिटलिस्ट की बात हो रही है तो इकोनॉमिक चेंजेस आएंगे, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट होता है वो आपकी इकोनॉमी, आपकी पॉलिटी, हर एक चीज को चेंज करता है। जो प्री कैपिटलिस्ट होता है उसको बस अपना एक पार्ट चाहिए, वो आपका चेंजेस नहीं लेकर आता किसी तरीके का, वो ये नहीं बताता कि अब आपकी इकोनॉमी कैसे रन होगी,
है ना। तो ये एक डिफरेंस को जो है याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना कि प्री कैपिटलिस्ट कौन है, कैपिटलिस्ट कौन है। अच्छे से डिस्टिंक्शन आपका बहुत अच्छा रहना चाहिए, मतलब एक आध क्वेश्चन गलत तो एक आध मार्क्स तो चला जाता है ना। ओके, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 10। आर पार्लियामेंट्री, लीगल एंड एजुकेशनल सिस्टम आर बेस्ड ऑन विच मॉडल? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। मान लो इतना सिंपल पेपर आ जाए आपके एग्जाम में कि जो पार्लियामेंट्री, लीगल, एजुकेशनल सिस्टम है वो किस एक मॉडल पर बेस्ड है? अमेरिकन, ब्रिटिश, इंडिजिनस या फ्रेंच? बताओ मुझे फटाफट। अच्छा, जिसको इसका आंसर नहीं आता है तुम लोग मिलो मेरे से, मतलब एक आध दिन। ये मैंने इतना अच्छे से पूरा चैप्टर पढ़ाया है कि आपको ना मतलब बस ये सुनते देखते ही पता चल जाना चाहिए कि हाँ भाई क्या आंसर होगा। और जिसका आंसर ये वाला गलत गया, मतलब भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। अच्छे से अपनी पढ़ाई वढ़ाई करो। ये आंसर आपको मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ए, बी, सी, डी। हमारा पार्लियामेंट्री, हमारा लीगल, हमारा एजुकेशनल सिस्टम किस मॉडल पर बेस्ड है? एंड द आंसर इज बी, दैट इज ब्रिटिश मॉडल। अगर आप लोगों ने इन तीनों में से कोई भी बोला, ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत करना। मैंने आपको मतलब चैप्टर नंबर 2 हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 स्ट्रक्चरल चेंज हमने पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 2 कल्चरल चेंज हमने पढ़ा हुआ है। कितना सारा उसमें ब्रिटिशर्स के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे उन्होंने हमारा पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, कैसे उन्होंने हमारा पूरा कल्चर चेंज कर दिया। तो ऐसे नहीं करना है ना, ऐसे ब्लंडर्स नहीं करना। और ये बेसिक चीजें हैं, यहीं से तो मार्क्स मिलते हैं। आपको बोल तो रही हूँ, मान लो ऐसा सिंपल सा पेपर आ जाए तो कितने अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 11। हु रोट द बुक द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन? जाल्ड, जेम्स स्कॉट, मैनकर ऑल्सन और मैकार्थी? किसने लिखी थी ये बुक द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन? इसके लिए आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा चैप्टर नंबर 8 जो कि है सोशल मूवमेंट्स, वहां से क्वेश्चन लिया है ये, है ना। और उसमें आपने पढ़ा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट, आपने थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट पढ़ा है। थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट में आपको द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन की बुक मिलेगी और वहीं से आपको करेक्ट आंसर भी मिलेगा। पर अभी आपको मुझे बताना है कि इसमें करेक्ट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी? किसने लिखी थी द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन? बताओ, फटाक से बताओ। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मेनकर ऑल्सन। मेनकर ऑल्सन ने द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन बुक दी थी कि हम सभी साथ में कलेक्टिवली आते हैं कोई सोशल मूवमेंट को करने के लिए। और जब हम साथ में कलेक्टिवली आते हैं तो हम उसमें क्या देखते हैं? अपना फायदा और अपना नुकसान, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 12। व्हेन डिड नक्सलाइट मूवमेंट स्टार्ट फ्रॉम द रीजन ऑफ नक्सलबाड़ी? अब ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, आप मुझे बताओ कि नक्सलाइट मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ नक्सलबाड़ी से? 1946, 1967, 1929 या 1968? याद करो नक्सलबाड़ी मूवमेंट कब चले थे। देखो, मैं इसमें आपको थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगी, लेकिन पहले आपको मुझे बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी से बताओ, ठीक है। एंड दी आंसर हियर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1967। देखो, मैं इसमें आपको ये चीज बता रही हूं कि इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ? 1947, है ना। अब ये 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, तो आपको ये याद करना है कि नक्सलाइट मूवमेंट इंडिपेंडेंस के पहले हुआ था या इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था। ये आपको कब याद आएगा? जब आपको पता होगा कि नक्सलाइट मूवमेंट हुआ क्यों था, है ना। तो ये अपने राइट्स वगैरह के लिए। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक 1946 एक 1929 है। अगर ये मूवमेंट इंडिपेंडेंस के बाद हुआ है तो ये 50-50 ले लो केबीसी की। केबीसी देखते हो आप लोग, ठीक है। या मैं वही तो कर रही हूँ, आपको कौन बनेगा करोड़पति खिलवा रही हूँ। और 20 नंबर में से आपको, मतलब 20 क्वेश्चन में 20 नंबर आपको लेने हैं। तो ये हमने 50-50 जो हमारे पास में वो थी लाइफलाइन, वो ले ली है। और ये दो ऑप्शंस को हमने हटा दिया। अब दो बचे, बड़े करीबी हैं ये दोनों, है ना। एक 67 है और एक 68 है। तो फिर आपको थोड़ा सा याद करना है, अपने आंसर रिकॉल करो कि भाई क्या था, करेक्ट आंसर क्या था, और फिर आपको यहाँ पे सही आंसर चूज करना है, वरना केबीसी हार जाओगे, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 13। इन इंडिया इन 2006 and 7 what is the share of employment in agriculture? 2006 और 7 में इंडिया का एग्रीकल्चर में शेयर कितना था? 2006 और 7 में इंडिया का एग्रीकल्चर में शेयर कितना था? रिपीट मैंने इसलिए किया है क्योंकि बहुत बार जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, ईयर के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। 2006 and 7, अभी आप कौन से ईयर में चल रहे हो, कितने साल पीछे जाना, आपको याद कर लेना ये चीज, ठीक है। अब चलो ऑप्शन सुनो। 13.33%, 16.10%, 15.19% या 13.18%? क्या होगा करेक्ट आंसर? आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 15.19%,
ठीक है। अच्छा मैं बताऊं, ये आंसर वो लोग दे पाए होंगे जिन्होंने चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड किया है। चैप्टर में ये चीज़ बहुत अच्छे से बताई गई है, ठीक है, यहाँ पे पूरा अच्छे से बताया है इसको, मतलब एक स्टेटमेंट पूरा दिया है और वहीं से क्वेश्चन को बना दिया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि चैप्टर्स रीड करने हैं एमसीक्यू के लिए। ये भी मैंने बहुत बार बोला है कि एमसीक्यू अगर चाहते हो ना कि 20 में से पूरे 20 सही हो जाएं, पहली चीज़ तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, और दूसरा अगर चाहते हो कि मिल जाए नंबर तो फिर चैप्टर्स को रीड ज़रूर कर लेना। अपने स्केड्यूल में ये एक चीज़ कर लो कि चैप्टर तो रीड करना ही है। जैसे मान लो इतने सारे चैप्टर्स हैं, इतने सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, तो उसमें क्या एक चीज़ करो कि पहले अपना, जैसे मान लो कि आप टाइम टेबल बना रहे हो, तो आपने टाइम टेबल बनाया कि पहले क्वेश्चन आंसर्स जो हैं सारे मेरे को कंप्लीट करने हैं, सारे चैप्टर्स से। मान लेते हैं कि आपने चैप्टर नंबर 2 द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ, वो जो है आपका डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर वाला इंडियन सोसाइटी का, वो वाला चैप्टर आपने उठाया। चैप्टर में आपने क्वेश्चन आंसर्स पूरे लगा लिए, ठीक है। अभी चैप्टर मत रीड करो, सारे क्वेश्चन आंसर्स आपने लगा लिए ना, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 3 पर आओगे, ठीक है। तो इसे बीच में क्या करो, जैसे चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस लगा लो, एक जो बुक है उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लो। इस बीच में जब आप बुक 1 को कंप्लीट करो, आपको पता है ना 2 बुक्स हैं आपकी, एक बुक 1 है और एक बुक 2 है। तो मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि जैसे मान लो बुक 1 के क्वेश्चन आंसर्स आप कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, बुक 1 से जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं आप उसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर रहे हो। तो इस बीच में जब आप सेकंड से थर्ड चैप्टर पर स्विच करते हो तो एक आध दिन का टाइम, इवन एक आध दिन भी बहुत हो जाता है, आप थोड़ा टाइम ले लो और उसमें आप इसमें से, जैसे आपकी बुक 2 है, बुक 2 का चैप्टर नंबर 1 आपका स्ट्रक्चरल चेंज, आप वो रीड कर लो, बस रीड कर लो, कुछ नहीं करना। अभी आपको क्वेश्चन आंसर नहीं करने इस चैप्टर के, आप इसको बस रीड करो और रीड करके आपको जो जो पॉइंट्स लगते हैं तो उसको ऐसे हाईलाइट कर लो, बॉक्स बना लो, अंडरलाइन कर लो, पेंसिल से, पेन से, जिससे भी करना है आपको, ठीक है। और उसको साइड में लिख लो, साइड में स्पेस दी रहती है आपकी बुक में, है ना, तो उसको साइड में लिख लो, ठीक है। इससे मैं बताऊं आपको क्या एक चीज होगी, जब आप इस चैप्टर को पढ़ने दोबारा आओगे इस बुक को पूरी कंप्लीट करने के बाद में, तो ये फैक्ट्स आपको याद रह जाएंगे, है ना, ये फैक्ट्स आपको याद रह जाएंगे। इसे आप कहाँ पर इंक्लूड करोगे, एक बार आपने क्योंकि रीड ऑलरेडी कर लिया है तो ये फैक्ट्स को आप अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हो। एक बार वापस से आपका रिवीजन हो जाएगा और फिर जब इस बुक को पढ़ रहे हो, इस बुक के क्वेश्चन आंसर्स लगा रहे हो, तो ये वाली बुक को रीड कर लो, है ना। तो ऐसे क्या होता है, आप रिवाइज भी करते चल रहे हो सारी चीज़ों को, ठीक है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार चीज़ों को रिवाइज करोगे, रिकॉल करोगे, तो ही आंसर्स आप अच्छे लिख पाओगे, नहीं तो ना इतना सारा डेटा है कि हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें करो। और अगर आपकी ऐसी आदत है कि आप लेट नाइट पढ़ाई करते हो या आप खाना वाना भी स्किप कर देते हो, तो ये चीज़ें ना छोड़ दो, ठीक है। अपना टाइम टेबल बनाओ और उसके अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट करो। रात में आप जितना थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ोगे ना वो सुबह पूरा गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए रात में पढ़ने वाली इस हैबिट को अपनी खत्म करो। थ्योरी सब्जेक्ट्स को कोशिश किया करो कि सुबह उठ के जल्दी पढ़ो, और या फिर शाम वाम में पढ़ लो या ऐसे टाइम पर पढ़ लो जब आपको लगता है कि मुझे पढ़ाई करनी है। जैसे मान लो स्कूल से आ रहे हो, थक वक भी गए हो, अभी प्री बोर्ड वगैरह चल रहे होंगे या जो भी एग्जाम्स वगैरह आपके चल रहे हैं, थक भी गए हो, तो एक अपना ऐसा टाइम स्केड्यूल होगा ना जब आपका पढ़ने का मन करता होगा, जब आपको लगता होगा अब यार जो है पढ़ लेते हैं बैठ के, उस टाइम पे आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, ठीक है। रात में आप जबरदस्ती अपने आप को बिठाए रखते हो पढ़ने के लिए और वो टाइम पर ना सारा कुछ उड़ जाता है, तो इसलिए वैसे पढ़ाई मत करो और खाना वगैरह खाते रहो तो हेल्दी रहोगे। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड द ऑप्शंस आर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? फर्स्ट, दे हैव प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस। सेकंड, मोड्स ऑफ पेमेंट इज ट्रांसपेरेंट। सी, employee cannot be removed from office without prior notice, and D, all of the above। क्या होगा करेक्ट आंसर? सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइज सेक्टर आपने कितनी बार पढ़ा हुआ है, ठीक है। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बता रही हूँ। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं इसलिए इसको ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोलते हैं। सैलरी का मोड या मोड्स ऑफ पेमेंट हमेशा ट्रांसपेरेंट रहेगा, किसी तरह का कोई इलीगल एक्ट नहीं। और यहाँ पे जो भी सारे एम्प्लॉयज हैं हमेशा, क्योंकि उनका जो जिस तरीके से वो लोग ज्वाइन करते हैं या जिस तरीके से हम उनको जॉब पर रखते हैं एक पूरा रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू होता है, तो जब भी आप उनको अगर रिमूव कर रहे हो ऑफिस से तो कभी भी आप उनको बिना प्रायर नोटिस के नहीं रिमूव कर सकते हो, हमेशा 1 मंथ या 2 मंथ या 15 डेज का आपको नोटिस देना होता है, ठीक है। तो इसलिए सारे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 15।
इसमें आपको बताना है कि विद्यासागर की जो बुक है दैट इज इंदु प्रकाश, उसको मराठी में ट्रांसलेट किसने किया था? विष्णु शास्त्री ने किया था, पंडिता रमाबाई ने किया था, केशव चंद्र सेन ने किया था या वीर सलिंगम ने किया था? मराठी ट्रांसलेशन विद्यासागर की बुक इंदु प्रकाश का किसने किया था? केबीसी का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है 7 करोड़ के लिए। ठीक है, तो बताओ फटाफट बताओ, ए बी सी डी क्या होगा करेक्ट आंसर? मराठी ट्रांसलेशन विद्यासागर की बुक इंदु प्रकाश का किसने किया था? एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए, दैट इज विष्णु शास्त्री। ठीक है, पंडिता रमाबाई ने नहीं किया था और केशव चंद्र सेन ने भी नहीं किया था, वीर सलिंगम जो थे वो तो साउथ वगैरह से बिलोंग करते थे, उन्होंने भी नहीं किया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया ए, दैट इज विष्णु शास्त्री। याद आएगा ना? चलो नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 16, that is the 19th century reforms initiated a period of dash। 19th century में जो रिफॉर्म्स वगैरह होते हैं तो इससे एक कौन सा पीरियड स्टार्ट होता है? क्वेश्चनिंग का, रीइंटरप्रिटेशन का, बोथ इंटेलेक्चुअल एंड सोशल ग्रोथ का, या ऑल ऑफ द अबव? मतलब 19th सेंचुरी में रिफॉर्म्स वगैरह होना स्टार्ट होता है। हम देखते हैं ना, सती प्रथा वगैरह को लेकर रिफॉर्म्स होते हैं, विडो मैरिज को लेकर रिफॉर्म्स होते हैं, इवन वुमेन में ही नहीं बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स होते हैं, इवन कास्ट वगैरह को लेकर भी कुछ रिफॉर्म्स करने की कोशिश की जाती है। तो ये जो एक रिफॉर्म्स का टाइम है, इसमें क्या हो रहा था? क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, लोग क्वेश्चन पूछते थे कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, या इंटरप्रेट किया जाता था चीजों को, जो मतलब पहले कुछ और थी फिर बाद में उनको एक्सप्लेन किया जाता था। इंटेलेक्चुअल सोशल दोनों तरीके से ग्रोथ होती है ना? मतलब आइडियाज की भी ग्रोथ हो रही है, सोसाइटी की भी ग्रोथ हो रही है, या ऑल ऑफ द अबव? ये सारी चीजों से टाइम पर हो रही होती हैं। ठीक है, क्या होगा करेक्ट आंसर? एंड द आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि क्वेश्चनिंग और रीइंटरप्रिटेशन का टाइम आ ही जाता है, सोसाइटी की भी ग्रोथ होती है और साथ ही साथ में इंटेलेक्चुअल भी जो है ग्रोथ होने लग जाती है, आइडियाज वगैरह बहुत ज्यादा जो है मतलब आने लग जाते हैं, और बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में आपने पढ़ा ही है इस टाइम पे। ठीक है, तो ये एक हो गया इसका आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, Which of the following is or are the characteristics of agricultural labor? आपको बताना है कि एग्रीकल्चरल लेबर के क्या क्या सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, They own no land of their own, इनका खुद का कोई लैंड नहीं होता है। दे वर्क फॉर अदर्स, ये दूसरों के लिए काम करते हैं। दे आर मोर ऑफन पेड लेस वेजेस, दैट इज बिलो द स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस। इनको बहुत ही कम पैसे दिए जाते हैं काम करने के, मतलब बहुत लेस वेजेस इनको दिए जाते हैं, इवन जो एक स्टैंडर्ड है ना उससे भी कम दिए जाते हैं। एंड डी इज ऑल ऑफ दी अबव। तो बताओ आप मुझे एग्रीकल्चर लेबर में क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑब्वियसली ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि इनका खुद का कोई लैंड नहीं होता, ये हमेशा अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और ये देखो यहाँ से आपको समझ में आ गया, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तभी तो वेजेस मिल रहे हैं, है ना? तो ऑल ऑफ दी अबव इज दी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, The laws that imposed an upper limit on the amount of land that can be owned by a particular family is known as। जो लॉज हम इम्पोज करते हैं जिसके थ्रू आपके पास में कितना लैंड होना चाहिए, इसको लेके एक अपर लिमिट डिसाइड कर दी जाती है कि किसी पर्टिकुलर फैमिली के पास में कितना लैंड होना चाहिए। इस लॉ को क्या बोला जाता है? एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, टेनेंसी एबॉलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, लैंड सीलिंग एक्ट, या रैयतवारी एक्ट? बताओ क्या बोलेंगे ऐसे एक मतलब लॉ को जिसमें आपके पास में, जैसे मान लो ये कोई फील्ड है ना, और यहाँ पे 10 फैमिलीज रहती हैं, तो एक फैमिली के पास में इतना लैंड होना चाहिए, है ना? ये जो लॉ होता है जिसके थ्रू इस एक चीज को डिसाइड किया जाता है, ये लॉ को क्या बोलते हैं? एबॉलिशन ऑफ जमींदारी बोलते हैं, टेनेंसी एबॉलिशन एंड रेगुलेशन बोलते हैं, लैंड सीलिंग बोलते हैं, या रैयतवारी बोलते हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज यस, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लैंड सीलिंग एक्ट, क्योंकि यहाँ पे हम सील कर दे रहे हैं लिमिट को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी, दैट इज लैंड सीलिंग एक्ट। सोचो आपके पेपर में इतने सिंपल एमसीक्यूज आ जाए, हो सकता है मतलब आप लोग बोलो मैम आपके लिए सिंपल है, हमारे लिए नहीं है, बट मतलब देखो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लिए मैंने इस पेपर के अंदर। हम और भी बहुत सारे पेपर्स करेंगे, हम कुछ पेपर्स में बिल्कुल टफ लेवल भी देखेंगे, कहीं पे बिल्कुल मतलब ऐसा इजी लेवल भी देखेंगे, कहीं पे मॉडरेट भी देखेंगे, ताकि आपको एक वो हो जाए कि अगर मान लो सारा टफ आ जाए तो कैसे करना है, सारा ईजी आ जाए तो कैसे करना है ना? कहीं पे ईजी क्वेश्चंस भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, फिर जो है थोड़े डिफिकल्ट वाले भी होंगे, तो प्रिपेयर्ड आपको रहना। बट मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया है ना, तो आपके तो मजे ही मजे हैं, बढ़िया सिंपल से क्वेश्चन, फटाफट आंसर कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताओ अगर इतना सिंपल है तो, कि द सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज कॉल्ड। बताओ जल्दी से, जो सेकंड स्टेज है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की उसको क्या बोलते हैं?
पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ट्रांजिशनल स्टेज या रिप्लेसमेंट स्टेज। ये एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर आप आ रहे हो, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्या होगा करेक्ट आंसर? यस, ऑप्शन सी, दैट इज ट्रांजिशनल स्टेज, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? एक तरह का ट्रांजिशन हो रहा है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हम उसको बोलते हैं जब पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर जाती है, जब बल्ज दिखता है ना हमको पिरामिड में, जैसे मान लो ये हमारा पिरामिड है, ठीक है, तो हमको ऐसे मान लो ऐसे ऐसे ग्रोथ हो रही है, फिर एकदम से बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल गई, फिर थोड़ी कम हो गई, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो बल्ज दिख रहा है इसे बोलते हैं ना पॉपुलेशन मतलब एकदम से ये डेमोग्राफिक डिविडेंड कहलाता है। और इसी में अगर जैसे मान लो इस तरीके का हमको कुछ ग्राफ वगैरह देखने को मिले तो हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, की एकदम से पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रही है ना, ऐसे बम वगैरह नहीं फूट रहा है, बट पॉपुलेशन बहुत तेजी में बढ़ रही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज अ डिफरेंट कंसेप्ट और रिप्लेसमेंट लेवल इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। अगर आपने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पढ़ी है तो आपको आंसर पता होगा, है ना। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर सेक्शन ए इज द ग्रोथ रेट इज द डिफरेंस बिटवीन। ग्रोथ रेट किसका डिफरेंस होता है? इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन रेट का, बर्थ एंड डेथ का, फर्टिलिटी एंड फेकेंडिटी का, या नन ऑफ द अबव, है ना। जो ग्रोथ रेट है वो किसका डिफरेंस होता है? इट इज अ क्वेश्चन लाइक फॉर एग्जाम्पल x माइनस वाई इज इक्वल्स टू ग्रोथ रेट। तो आपको बताना है कि x क्या है और y क्या है ना। तो ये बोल रहे हैं कि या तो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन है, या तो बर्थ एंड डेथ है, या तो फर्टिलिटी एंड फेकेंडिटी है, या इनमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। क्या होगा करेक्ट आंसर? यस, ऑप्शन, जल्दी जल्दी फटाफट बताओ आंसर। ऑप्शन बी, सॉरी डी, सॉरी इसका करेक्ट आंसर, हाँ ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव। क्यों होगा ये आंसर? क्योंकि इसमें ग्रोथ रेट पूछा हुआ है ना, और इसका करेक्ट आंसर होता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इक्वल्स टू ग्रोथ रेट, है ना। और यहां पर सिंपल लिया गया है बर्थ एंड डेथ, तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है? आया समझ में कि ये आंसर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहा होगा कि बर्थ एंड डेथ जो है वो शायद करेक्ट आंसर हो सकता है। बर्थ एंड डेथ इज गुड, बट बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो दैट इज ऑल अबाउट योर सेक्शन नंबर ए। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा है कि जस्ट ओनली रीड योर चैप्टर्स फॉर योर सेक्शन ए, और छोटे छोटे नोट्स बना लो, इन्हीं को रिवाइज करके जाना, इन्हीं से आपके क्वेश्चंस आएंगे और बहुत इजीली आप मार्क कर पाओगे। मैक्सिमम 20 to 30 मिनट्स में कोशिश करना कि इस सेक्शन को खत्म कर दो करके, है ना, मतलब इसके आंसर्स लिख के फटाफट इसको कंप्लीट कर दो, इसकी झंझट खत्म। 20 मार्क्स आपके टोटल पक्के हो जाएंगे 80 में से, ठीक है। तो ये एक चीज याद रखना। और इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन नंबर बी, दैट इंक्लूड्स 9 क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चंस फॉर 2 मार्क्स ईच, एंड इन दिस यू हैव टू राइट विद इन 30 वर्ड्स, है ना। सिंपल सा, क्या बोलेंगे इसको? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और जब हम वेरी शॉर्ट में आंसर करते हैं तब हम क्या करते हैं? जो पूछा है बस उतना ही बताते हैं, एक्स्ट्रा नहीं बताते, ठीक है। तभी हमारी 30 वर्ड लिमिट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। उसको एक्सीड करने का मतलब क्या है? आप इसमें 50 वर्ड 60 वर्ड्स लिख दो तो वो आपको 4 नंबर थोड़ी देंगे, 2 ही नंबर देंगे, ठीक है। तो जितना पूछा जा रहा है बस उतना ही लिखना, एक्स्ट्रा मत लिखना, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप अपना अगर ऐसा करते हो तो, ठीक है। वैसे तो नहीं करोगे, बहुत होशियार बच्चे हो आप सभी। चलो क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफी? आप डेमोग्राफी से जो है क्या समझते हैं? इसमें हम बताएंगे कि डेमोग्राफी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। It is composed of the Greek word demos, which means people, and graphian, which means the आपकी स्टडी। तो डिस्क्राइब इम्प्लाइंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल, मतलब ग्राफियन मतलब होता है डिस्क्राइब करना और डेमोज मतलब होता है स्टडी ऑफ द पीपल। तो आप क्या करते हो? आप पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कर रहे होते हो कि आपकी पॉपुलेशन किस एक तरीके की है, ठीक है। तो डेमोग्राफी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। इसको आपको बस ऐसे ही आंसर लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफी? डेमोग्राफी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ये ग्रीक वर्ड से मिली है जिसका मतलब होता है डेमोज एंड ग्राफियन। डेमोज का मतलब होता है पीपल और ग्राफियन का मतलब होता है डिस्क्राइब करना किसी चीज को जिसका मीनिंग है। मतलब ये देखो, ग्रीक वर्ड डेमोस, डेमोस का मीनिंग पीपल,
और ग्राफियन का मीनिंग डिस्क्राइब। तो इसका टोटल मतलब क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल या डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉपुलेशन, कि हमारी पॉपुलेशन कैसी है, उसमें कितना बर्थ हो रहा है, कितनी डेथ हो रही है, कितने हेल्दी है, कितने अनहेल्दी है, क्या फर्टिलिटी रेट है, क्या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, और भी ढेर सारी चीजें। ठीक है, दैट इज जस्ट दी सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। आपको इसको ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल शॉर्ट में लिखेंगे, ज्यादा हम नहीं लिखेंगे। एक आध पॉइंट आपको और लगता है तो और उसमें इंक्लूड कर देना। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि क्या क्या चीज़ें हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो हमारी पॉपुलेशन कैसी है, बहुत बार डेमोग्राफी से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करने के लिए हमारे यहाँ पर हर 10 ईयर्स में जो है सेंसस कंडक्ट किए जाते हैं। तो इस तरह से और एक दो पॉइंट लिख सकते हो आप, मैं बता रही हूँ आपको। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पे आपको आंसर भी मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि क्वेश्चन देखा और आंसर देखा और सोचते हैं कि बस यही का यही आंसर उठा के हमको लिख देना है। मैं खुद आपको इन आंसर्स पे रिलाई करने को मना करूंगी। क्यों मना करूंगी? देखो, मैंने लिखे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये गलत है, आप नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हो, बट आप अपनी हैबिट डेवलप करो। अगर आप सोचो कि आप पूरा का पूरा ऐसे ही याद करके जाओगे और आंसर में लिख दोगे, आप कुछ कुछ चीजें भूल जाओगे, नहीं लिख पाओगे। तो आपको मीनिंग कंसेप्ट का क्लियर रहे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में आप अपने अकॉर्डिंग उसको अपने वर्ड्स में आंसर कर दो। आपको उस टाइम पे कोई और चीजें याद आती हैं तो आप वो भी लिख सकते हो। मान लो यहाँ पे तो मैंने 2 ही पॉइंट लिखे, पर मैं आपसे बोल रही हूँ 4 लिख देना, 30 वर्ड लिमिट हो जाएगी आपकी। तो वो चीजों को ध्यान रखा करो। जो चीज मैं बोल के आपको बता रही हूँ वो भी आप याद रखो कि ये चीजें हमको करनी है ना। जो जो पॉइंट्स मैं आपको बोल रही हूँ कि ये भी इंक्लूड कर सकते हो, एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हो, तो ये करो। जहां पर भी अगर आंसर में अपने एग्जाम्पल लिख रहे हो, जैसे मान लो यहीं पर हम लिख रहे हैं, ठीक है, इसी में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल बर्थ रेट, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ है ना, डेथ रेट, फर्टिलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एक्सेट्रा आर ऑल्सो कंसिडर्ड इन दी, मैं ऐसा करके पूरा आंसर लिख रही हूँ। ठीक है, अभी आपको दिख रहा है कि मैंने अपने आंसर में ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड करे हैं। बट अब मैंने क्या किया, अब मैंने कर दिया इसको हाईलाइट, सॉरी, अब मैंने इसको कर दिया हाईलाइट। अब आपको ज्यादा अच्छे से दिख रहा है कि मैंने अपने आंसर में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। बोलो, अब ज्यादा क्लियर है या पहले जैसा लिखा था वो ज्यादा क्लियर है? ज्यादा क्लियर है ना। इसमें दिख रहा है कि मैंने एग्जाम्पल भी इंक्लूड करा है, मैंने सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन भी लिखा है। तो ऐसे आपको भी अपने आंसर्स में हाईलाइट वगैरह करने हैं। हाईलाइट आपको सभी सेक्शंस के अंदर करना है, चाहे सेक्शन बी हो, सेक्शन सी हो, सेक्शन डी हो, हर एक सेक्शन के अंदर आपको हाईलाइट्स करना ही करना है। ठीक है, मतलब जहां पर इंपॉर्टेंट आपने लिखा है वहां पर एग्जाम्पल वगैरह लिखा है तो उसमें भी हाईलाइट इंक्लूड कर दो। इतना काम आपको करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 22, इन व्हाट वे फॉर्मल डेमोग्राफी इज डिफरेंट फ्रॉम सोशल डेमोग्राफी। फॉर्मल डेमोग्राफी और सोशल डेमोग्राफी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, और आप इसमें बताओगे कि फॉर्मल डेमोग्राफी जो होती है वो मेनली पॉपुलेशन चेंज के कंपोनेंट्स को मेजर एंड एनालाइज कर रही होती है, लेकिन जो सोशल डेमोग्राफी है वो आपके पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर और किस तरह के चेंजेस उसमें हो रहे हैं, तो उसके क्या कॉजेज होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे सोसाइटी के ऊपर, उसकी बात करती है। यहाँ पर ये दोनों चीजों को मैंने एक साथ में लिखा हुआ है, पर आप इसको अलग अलग लिखेंगे। आप पहले फॉर्मल डेमोग्राफी बताएंगे कि वो क्या होती है, फिर आप बताएंगे सोशल डेमोग्राफी क्या होती है। पैराग्राफ चेंज कर देना, पॉइंट में नहीं लिखना, बस पैराग्राफ को चेंज कर देना। ठीक है, तो पहले बताया कि फॉर्मल डेमोग्राफी इज प्राइमरीली कंसर्न विद द मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी हम मेजर और एनालाइज करते हैं वो फॉर्मल डेमोग्राफी होती है। सोशल डेमोग्राफी ऑन द अदर हैंड इंक्वायर्स इनटू द वाइडर कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रक्चर एंड चेंज। तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि इंडिया में जो बर्थ रेट है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन मेडिकल इंप्रूवमेंट की वजह से जो डेथ रेट है वो अभी बहुत ही स्टेबल है, या मतलब जितना उसको होना चाहिए उतना ही है। मान लेते हैं कि इंडिया में पर ईयर बर्थ रेट जो है वो 10 होना चाहिए और डेथ रेट जो है वो जस्ट फॉर एग्जांपल 6 होना चाहिए, मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा चलेगा तो हमारी पॉपुलेशन बैलेंस रहेगी। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो बर्थ रेट है वो 15 हो गए हैं और हमारे यहाँ पर जो डेथ रेट है वो 3 हो गए हैं। दिस इज द फॉर्मल डेमोग्राफी। लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा हमारे यहाँ पर कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगी और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा।
और जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ों की नीड्स बढ़ जाएगी। इतने सारे लोग हैं जो हमारे यहाँ पर, हम देखें अगर यहाँ पर 5 पीपल बढ़ रहे हैं, वहाँ पे 3 पीपल कम हो रहे हैं, 5 and 3 8 हमारे यहाँ पर ज़्यादा लोग हो गए हैं, तो उन 8 के लिए हमको सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ेंगी, खाना, घर, पानी, हेल्थ, हर एक चीज़, एजुकेशन, टूरिज्म, सब कुछ, ठीक है। तो वो एक हमारे ऊपर जो है भार बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर ये सिर्फ 10 और 6 ही रहता तो फिर सही है, हम इतनों के लिए अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीजें जो है हमारी सोशल कॉन्सिक्वेंसेज इसके सही नहीं रहेंगे। सो दैट इज द सोशल डेमोग्राफी। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल वगैरह दे सकते हो, अगर आता है तो देना, नहीं आता है मत देना, ठीक है। फालतू में कुछ भी एग्जाम्पल लिख दोगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे और कट जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो सिर्फ इतना लिखा, अब वो 2 नंबर आपको दे देंगे, सिर्फ इतना लिखा 2 नंबर मिल गए। अब मान लो यहाँ पर कुछ ऐसा एग्जाम्पल लिख दिया जो बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, तो वो जो 2 मिल रहे थे वो हो जाएंगे 1.5 और आपका एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा कट, ठीक है। तो ये नहीं करना है हमको, इसीलिए अगर एग्जाम्पल पूरा अच्छे से आता है तो ही उसको देना, अदरवाइज डोंट गिव एग्जाम्पल्स। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 23 और में है क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज संस्कृताइजेशन और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संस्कृताइजेशन? मतलब क्वेश्चन सेम ही है, और का मतलब ये नहीं कि आपको इन दोनों में से कोई और करना है, बट द थिंग इज कि क्वेश्चन सेम ही है, बस पूछा उसको अलग अलग तरीके से गया है ना। एक है संस्कृताइजेशन क्या होता है, एक मीनिंग ऑफ संस्कृताइजेशन क्या होता है, सेम ही चीज है। आप बताएंगे संस्कृताइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर जो हमारे मेंबर्स होते हैं मिडिल या लोअर कास्ट के, वो अपने सोशल स्टेटस को रेज करना चाहते हैं और जो हायर कास्ट है उसके रिचुअल्स, डोमेस्टिक सोशल प्रैक्टिसेस को फॉलो करने लग जाते हैं। आप चाहें तो इसमें एम.एन. श्रीनिवास ने जो डेफिनेशन दी थी वो भी दे सकते हैं, ठीक है। एम.एन. श्रीनिवास ने जो डेफिनेशन दी थी, जिस तरीके से बताया था द्विज कास्ट का कंसेप्ट, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको? द्विज कास्ट, ये वाला कंसेप्ट भी पढ़ाया ना मैंने सब, तो ये भी इसमें नोट डाउन कर सकते हो। क्लियर? चलो आगे बढ़े। मतलब सिंपल क्वेश्चंस हैं तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ महात्मा गांधी फॉर द वेलफेयर ऑफ डिप्रेस्ड क्लास? महात्मा गांधी जी जो हैं उनका डिप्रेस्ड क्लास को लेके क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वो आपको यहाँ पर बताना है ना। तो आप बताएंगे कि महात्मा गांधी जी ने जो डिप्रेस्ड क्लास हैं उनके वेलफेयर के लिए एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को एडवोकेट किया था, ठीक है। छुआछूत की प्रैक्टिसेस बंद होनी चाहिए। और दूसरा जो कास्ट रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थे उसकी उन्होंने बात करी थी। उन्होंने जिनको अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया जाता था उनको एक टर्म दिया था जिसे बोलते हैं हरिजन। हरिजन का मतलब होता है गॉड्स चाइल्ड, हरि के जन, है ना। हरि भगवान को बोलते हैं, है ना, और हरि के जन मतलब उनके बच्चे हैं, तो उन्होंने हरिजन उनको एक टर्म दिया था। और उन्होंने जो है टूर एंड प्रोटेस्ट किए थे, जो भी लोअर कास्ट के साथ में इल ट्रीटमेंट किया जाता था, उनके साथ में जो भी सारी मतलब जिस तरीके से उनको बैड ट्रीटमेंट दिया जाता था उसके अगेंस्ट में उन्होंने बातें कही थी। तो आपको इसको बस ऐसे ही नोट कर देना है। मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी कि पॉइंट्स में ना लिखते हुए आप यहाँ पर ये एक चीज़ करो कि जैसे मान लो आप लिख रहे हो कि द रोल ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, मैं शॉर्ट में आपको लिख के बता रही हूँ, इज दिस, है ना, ऐसे उन्होंने पूरी बात कही। ये एक सेंटेंस आपका यहाँ पर एंड हो गया कास्ट रिस्ट्रिक्शंस पर। सेकंड सेंटेंस हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। आप कोशिश करो कि इसको एक आध लाइन छोड़ के फिर उसके बाद में ऑल्टरनेट लाइंस में आप इसको लिख दो, मतलब सेकंड पॉइंट को, ठीक है, कि ही ऑल्सो टर्म्ड देम हरिजन, है ना। फिर ही टूड एंड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इल। तो ये क्या एक चीज दिखा रही है, पॉइंट्स नहीं लिखना यहाँ पे। पॉइंट्स का मतलब ऐसे नहीं लिखना 1 2 3 ऐसे नहीं करना, है ना। बस हमको जो है इस तरीके से आंसर को लिखना है, तो ये थोड़ा सा नीट एंड क्लीन भी लगता है। और दूसरी चीज आपने क्या क्या पॉइंट्स अपने आंसर में इंक्लूड करे वो भी दिख जाता है। जैसे फर्स्ट लाइन में हम क्या एक चीज बता रहे हैं कि वो बात करते हैं एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमने हाईलाइट कर दिया। सेकंड में वो हरिजन की बात कर रहे हैं, वो हमने बता दिया। थर्ड में वो इल ट्रीटमेंट ऑफ द लोअर कास्ट की बात कर रहे हैं। तो 3 पॉइंट्स हमने लिखे, तीनों को हमने हाईलाइट कर दिया। समझ में आ रहा है? ऐसे ही आपको अपने आंसर्स को भी लिखना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या हो गया कि व्हाट वर दी contributions of Mahatma Gandhi for the welfare of depressed classes. Now comes question number 25. What are the 3 forms of capital on which social inequality is based? आपको बताना है
कि वो कौन से 3 फॉर्म्स ऑफ कैपिटल होते हैं जिसके ऊपर सोशल इनइक्वालिटी को हम बेस करते हैं, या सोशल इनइक्वालिटी को हम बेसिस बनाते हैं, या सोसाइटी में इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है उसके कौन कौन से 3 फॉर्म्स ऑफ कैपिटल है वो आपको बताना है। ठीक है, पहला होता है इकोनॉमिक कैपिटल, दूसरा होता है कल्चरल कैपिटल और तीसरा होता है सोशल कैपिटल। ऐसे आंसर्स लिखने हैं आपको, मैं इसी तरीके से आपको बता रही हूँ, है ना, कि 2 मार्क्स वाले जो है उसमें कुछ इस तरीके से आंसर लिखो, नीट एंड क्लीन, दिखनी चाहिए चीजें। यहाँ पे आपको दिख रही है ना, हाईलाइट भी हो रही है इकोनॉमिक कैपिटल, कल्चरल कैपिटल और सोशल कैपिटल। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करेंगे कि द 3 फॉर्म्स ऑफ कैपिटल ऑन विच सोशल इनइक्वालिटी इज बेस्ड आर, नंबर 1 इकोनॉमिक कैपिटल, इट कैन बी डिवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल एसेट्स एंड इनकम, है ना, जो आपके मतलब इनकम है, आपके मटेरियल एसेट्स हैं, वो सारे आपके इकोनॉमिक कैपिटल होते हैं। सेकंड होता है कल्चरल कैपिटल, मतलब आपके अपने रिलेशंस वगैरह, आपका स्टेटस, आपका एजुकेशनल कैपिटल, ये सारी चीज़ें। थर्ड है सोशल कैपिटल, आपके कितने नेटवर्क्स हैं, आप कितना ज़्यादा सोसाइटी में एसोसिएट करते हो, कितने कॉन्टेक्ट्स आपके लोगों के साथ में होते हैं, है ना। तो एक आपकी इनकम कितनी है, आप कौन से कल्चर से बिलोंग करते हो और आपकी सोसाइटी में क्या पोजीशन है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं आपके 3 फॉर्म्स ऑफ कैपिटल जिसके ऊपर सोशल इनइक्वालिटी बेस करती है। इन सब का इंटरलिंकेज के थ्रू हम सोशल इनइक्वालिटी देखते हैं कि किसी के पास में पैसा बहुत है लेकिन उसका कोई भी सोशल कैपिटल नहीं है, किसी का सोशल कैपिटल बहुत है लेकिन उसके पास में पैसा नहीं है, किसी के पास में कल्चर है लेकिन उसके पास में एजुकेशन नहीं है या उसके पास में इकोनॉमिक नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्लियर आए ये भी समझ में, इसको इसी तरीके से आपको आंसर को इंक्लूड करना है। Now comes question number 26, that what are the 2 common features of the public perception of disability worldwide? पूरे वर्ल्ड में 2 कॉमन परसेप्शन है डिसेबिलिटी को लेके, वो 2 आपको बताने हैं। मतलब वैसे तो बहुत सारे परसेप्शंस हैं पर आपको 2 कोई बताना है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है ना, तो एक पे 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा और एक आध गलत लिख दिया तो वो 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो चलो पहला बताएंगे कि डिसेबिलिटी को एक बायोलॉजिकल इवेंट माना जाता है और दूसरा डिसेबल्ड पर्सन को विक्टिम की तरह देखा जाता है। इसमें कुछ और पॉइंट्स आपको बता दूं कि जैसे डिसेबल्ड पर्सन को ऐसा देखा जाता है कि ही इज ऑलवेज इन नीड, ही और शी इज ऑलवेज इन नीड, हमेशा उसको जरूरत है, उसको हमेशा हेल्पिंग हैंड की जरूरत होती है। ठीक है, तो 2-4 ऐसे याद करके चले जाना, हो सकता है आपको 2 ही लिखने हैं तो 2 याद रह जाए, है ना, 2 ही बस याद मत करके जाना, और अगर 2 सिर्फ याद करके जाते हो तो एग्जाम में जाके एक आध भूलने की चांसेस हैं, तो इसीलिए ज्यादा याद करके जाना। ठीक है, चलो तो ये हो गए हमारे 2 कॉमन फीचर्स ऑफ पब्लिक परसेप्शन ऑफ डिसेबिलिटी वर्ल्ड वाइड। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट, डिफाइन स्टेट। इतना सा क्वेश्चन है और आंसर भी इसका इतना सा ही होने वाला है, मतलब इतना छोटा तो नहीं होगा, लेकिन आपको स्टेट को डिफाइन करना है। आ सकता है 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि स्टेट को डिफाइन करके बताओ, तो आप क्या बताओगे? स्टेट रिफर्स टू एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी कंसिस्टिंग ऑफ अ सेट ऑफ पॉलिटिकल लीगल इंस्टीट्यूशंस क्लेमिंग कंट्रोल ओवर पर्टिकुलर टेरिटरी एंड द पीपल लिविंग इन इट। स्टेट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी एंटिटी जो पॉलिटिकली लीगली एक इंस्टीट्यूशन जो है उसने अपना एस्टैब्लिश करके रखा हुआ है और साथ ही साथ में किसी पर्टिकुलर टेरिटरी उसके लोगों के ऊपर वो कंट्रोल करके रखती है। मैक्स और वेबर ने इसको जो है डिफाइन किया है कि स्टेट इज अ बॉडी दैट सक्सेसफुली क्लेम्स अ मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी। इसका मतलब ये होता है कि स्टेट एक ऐसी बॉडी है जो अपनी मोनोपोली को एस्टैब्लिश करना चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ उसी का अधिकार रहे, लेकिन जो उसका अधिकार है वो कैसा होना चाहिए? लेजिटिमेट होना चाहिए, दैट मीन्स वैध होना चाहिए, तो वो किसी पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर, तो वो होता है आपका स्टेट। आपको याद होगा हमने नेशन स्टेट को लेके कंसेप्ट पढ़ा है कि जहाँ पर गवर्नमेंट होगी, टेरिटरी होगी, पॉपुलेशन होगी, सोवर्निटी होगी, है ना, बट स्टेट का कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें टेरिटरी, पॉपुलेशन याद रखना है और लेजिटिमेट वर्ड जरूर याद रखना है। स्टेट स्टेट तभी बनेगा जब उसके पास में लेजिटिमेट पावर होगी। अगर लेजिटिमेट पावर नहीं है तो स्टेट का कंसेप्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर मैक्स एंड वेबर को आप क्या करोगे, मतलब सॉरी मैक्स वेबर को आप क्या करोगे? अंडरलाइन करोगे, ठीक है, हाईलाइट करते हुए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। सो व्हाट आर द 2 सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी? आपने पढ़ा है ना आइडेंटिटीज के बारे में, तो मतलब हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी कैसे बनती है, फिर एक एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी होती है। तो आपको ये बताना है कि एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी के फीचर्स क्या होते हैं, और सबसे सिंपल आपको बस 2 ही फीचर्स बताने हैं, ठीक है। तो आप इसमें बताओगे कि द 2 सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी आर एज फॉलोज। नंबर 1, दे आर डिटरमाइंड बाय एक्सीडेंट्स ऑफ बर्थ एंड डू नॉट इन्वॉल्व एनी चॉइस इन द पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स कंसर्न। जैसे मान लेते हैं आपकी कास्ट है,
है ना। आपकी कास्ट डिस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी आपने चूज नहीं करी थी, बट आप उस फैमिली में आपका बर्थ हुआ इसलिए आपकी ये वाली कास्ट है ना। सेकंड, यूनिवर्सल एंड एप्लीकेबल टू मोस्ट ऑफ दी केसेस, ये यूनिवर्सल होते हैं और बहुत सारे केसेस में यही एप्लीकेबल भी होते हैं, है ना। डिस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी में कुछ ऐसे फीचर्स वगैरह होते हैं जो यूनिवर्सली सभी के ऊपर लागू होते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो इसलिए इसको हम यूनिवर्सल एंड एप्लीकेबल बोलते हैं टू दी मोस्ट ऑफ दी केसेस। तो आपको ये 2 लिखनी है, ऐसा मत करना 2 की जगह 3 लिखना, लेकिन याद जरूर 3-4 करके जाना, ठीक है। चलो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर सेक्शन बी, मेंशन एनी 2 स्ट्रक्चरल चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय कॉलोनियलिज्म। सबसे सिंपल क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया हुआ है, मतलब प्रीवियस ईयर भी जितने स्टूडेंट्स थे उनके साथ में भी ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मतलब डिस्कस करते थे, क्योंकि चांसेस, जैसे मैं आपको क्वेश्चंस बताते जाऊंगी, अभी हम बहुत सारे सैम्पल पेपर्स करेंगे, आपको समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आपको उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ऑब्वियस है, ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि 101% यही वाला क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पेपर कोई लीक नहीं हुआ है, बट हम प्रोबेबिलिटी लगाते हैं और हमारी कोशिश ये होती है हम आपको 99.9% वही क्वेश्चंस बताएं जो एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए इतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और ये जो क्वेश्चंस है ना आपके कॉलोनियलिज्म से रिलेटेड, इवन स्ट्रक्चरल चेंज और कल्चरल चेंज, 5-5 मार्क्स के हैं दोनों चैप्टर्स, मतलब एग्जाम में उनसे 5-5 मार्क्स का ही आने वाला है। तो आप देखना उसमें से या तो ऑब्जेक्टिव या तो वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में ही आंसर्स क्वेश्चंस आएंगे, लॉन्ग में तो आ ही नहीं सकता क्योंकि 5 मार्क्स का, इवन लॉन्ग के क्वेश्चन ही 6 मार्क्स के, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे इनमें से, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे कि ब्रिटिशर्स किस तरह का एक सिस्टम था या कॉलोनियलिज्म में कैसे चेंजेस हुई, ये बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो वो आपको याद रखनी है। तो पहले यहाँ पर क्या बताओगे कि कॉलोनियलिज्म की वजह से क्या 2 स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं। तो पहला ये देखो, अभी आपके ऑब्जेक्टिव में से पढ़ा था ना हमने ये कि हमारा पार्लियामेंट्री, हमारा लीगल, हमारा एजुकेशनल सिस्टम, ये सब ब्रिटिश मॉडल पर बेस्ड है। दूसरा, हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा माइग्रेशन ऑफ पीपल एंड लेबर टुक प्लेस इन इंडिया। बहुत सारे लोगों को जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया काम वगैरह करवाने के लिए। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल लिख सकते हो टी प्लांटेशन, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो टी प्लांटेशन इन आसम, और एक अफ्रीका में भी ले जाते थे, आपको पता है ना, अफ्रीका में भी लोगों को जो है भर भर के ले जाया जाता था। तो इसका एक एग्जांपल ये आप दे सकते हो। क्लियर? तो ये हो गए आपके 2 स्ट्रक्चरल चेंजेस, ये हमने 2 लिखे हैं। आपको अगेन मैं बोल रही हूँ याद ज्यादा करके जाना है, वो 2 के चक्कर में क्या है ना भूल जाते हैं एक आध को हम। क्लियर है? सो दीज वर योर 29 टोटल क्वेश्चंस, जिसमें से 20 एमसीक्यूज हमने करे 20 मार्क्स के, 9 क्वेश्चंस हमने आंसर करे 18 मार्क्स के, ठीक है। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे, सिंपल सिंपल से आंसर्स थे, आपको जस्ट अच्छे से आंसर्स को लिखना है। और मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी कि जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं उसमें जितना नीट एंड क्लीन आप लिखोगे आपको फटाक से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। उसमें अगर आपने खिचड़ी पकाई, ठीक है, ज़्यादा घुमावदार आपने लिखा, ज़्यादा ये वो और सब ऐसे हौच पौच कर दिया, तो वो ना कहीं नंबर काट लेंगे। ये क्या सीधा 2 नंबर, आपने 2 स्ट्रक्चरल चेंजेस लिखे, आपने 2 दिख रहे हैं, आपसे 2 पूछे गए, आपने 2 लिख दिए, 2 नंबर पक्के, ठीक है। ज़्यादा उसमें मतलब वो नहीं करना है, नक्काशी नहीं, ठीक है। चलो आज सेक्शन नंबर सी, दैट इज द 3rd सेक्शन ऑफ योर क्वेश्चन पेपर, जो कि आपको 6 क्वेश्चंस पूछेगा एंड 6 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, तो कितने हो गए 24 मार्क्स। सबसे ज्यादा मार्क्स पूरे पेपर में से इसी सेक्शन के हैं। आप सेक्शन ए देख लो 20 मार्क्स, सेक्शन बी 18 मार्क्स, इवन सेक्शन डी भी 18 मार्क्स का ही है। यही सेक्शन है जो 24 मार्क्स का है, ठीक है। और इसमें आपको 80 वर्ड्स में क्वेश्चंस को आंसर करना है और सिर्फ 6 क्वेश्चंस हैं। तो आप तो इजीली कर सकते हो, आप लोग बहुत होनहार स्टूडेंट्स हो हमारे, ठीक है। तो ये दैट्स अ सिंपल थिंग, ठीक है। याद रखना इसको कि इस तरीके से आपको सेक्शन नंबर सी के क्वेश्चंस को आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, एग्जामिन द रोल ऑफ स्टेट्स इनिशिएटिव टू एड्रेस कास्ट एंड ट्राइब डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट और ट्राइब को लेके जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसमें स्टेट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं ये आपको बताना है। कितने वर्ड्स में बताना है? 80 वर्ड्स में बताना है। मार्क्स कितने मिलेंगे? 4। तो 4 पॉइंट्स अगर अच्छे से लिखते हो 20 वर्ड्स के भी तो सफिशिएंट होगा या नहीं होगा? होगा, है ना। बट थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन में आंसर को स्टार्ट जब करो तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दो। ये कहाँ पर दोगे? सिर्फ सेक्शन सी में। सेक्शन बी में ऐसा कुछ नहीं करना है ना। सेक्शन बी में आपको इतना कुछ जो है नहीं करना है कि इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन, कुछ नहीं, सिंपल जो पूछा वो आंसर दो। सेक्शन सी आप देखो 4 मार्क्स का है, और बात अगर मार्क्स की, सिर्फ मार्क्स की हम ना करें तो 80 वर्ड्स हैं।
80 वर्ड्स अच्छे खासे होते हैं, है ना। तो अगर 80 to 100 वर्ड्स आप लिख सकते हो मैक्सिमम, मैं आपको बता रही हूँ 80 to 100 आप जा सकते हो, उससे ज़्यादा मत जाना, ठीक है। तो ये आप इतना कर सकते हो। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो, है ना, और 4 पॉइंट्स वगैरह कोई से भी बता दो, या जो भी क्वेश्चन की डिमांड है वैसे अपने आंसर को लिख दो। सिर्फ 4 मार्क्स को याद रख के 4 पॉइंट्स लिख दोगे और आंसर मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। 80 वर्ड्स को भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें। आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का। ओके, So states initiative to address caste and tribe discrimination are as follows। ये 4 पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, बट एज आई सेड कि हमको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन काय का दोगे, पूछा है कि स्टेट ने क्या इनिशिएटिव लिए कास्ट और ट्राइब डिस्क्रिमिनेशन को लेके। तो आप सबसे पहला ये बताओगे कि इन इंडिया सिंस ब्रिटिशर्स टाइम पीरियड या सिंस ब्रिटिश पीरियड देयर आर अ लॉट ऑफ कास्ट एंड ट्राइबल डिस्क्रिमिनेशन। इंडिया में ट्राइब और कास्ट को लेके बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। इंडिया में कास्ट के अपने आप में बहुत सारे सब डिविजन्स हैं, और जो ट्राइबल डिस्क्रिमिनेशन है हमारे यहाँ पर, आप थोड़ा सा ट्राइब्स के बारे में बताओगे, मतलब थोड़ा सा आप पहले ये बताओगे कि हमारे यहाँ पर कास्ट एंड ट्राइब डिस्क्रिमिनेशन है। फिर आप ये बताओगे कि इंडिया में बहुत सारे कास्ट प्रेजेंट हैं, ठीक है, जिनमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सालों से चला हुआ आ रहा है, इवन एंशिएंट इंडिया के टाइम से। ट्राइबल में आप थोड़ा सा ये बताओगे कि इंडिया में ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी है और ट्राइबल कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो हम वो 2011 सेंसस लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ 2 या 3 लाइन में आपको ये लिखना है। एक लाइन में आपका ये हो गया कि हमारे यहाँ पर कास्ट और ट्राइबल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर। कास्ट का आप बताओगे थोड़ा सा कि हमारे यहाँ पर कितनी सारी कास्ट एग्जिस्ट करती हैं। ब्रिटिशर्स के बाद में ये कास्टेज और ज़्यादा सब डिवाइड होती चली गई, और ये डिस्क्रिमिनेशन एंशिएंट हिस्ट्री से ही चला हुआ आ रहा है, एंशिएंट इंडिया के टाइम से। तो ये सेकेंड लाइन हो गई। फर्स्ट ये, सेकेंड लाइन ये, और थर्ड लाइन 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में ट्राइबल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मिडिल, मतलब ट्राइबल पॉपुलेशन इतनी है 8% समथिंग है ना अप्रॉक्सीमेटली, और इसका कॉन्सेंट्रेशन हमको मिडिल इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बस इतना ही, ठीक है। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, 80 वर्ड्स में आपको बोल रही हूँ ना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो, 2-3 लाइन लिखो इसके बारे में, ठीक है। अगर टाइम ना मिले तो इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। कि जैसे मान लो बहुत ज़्यादा टाइम आपने जो है मतलब बाकी चीज़ों में स्पेंड कर दिया है और अब आपको टाइम की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, तो एक आध लाइन लिख के अपना स्टार्ट कर दो, ठीक है, मेन आंसर को लिखना। बट कोशिश फिर वही वाली चीज़ है ना कि आपको अगर मार्क्स अच्छे वाले चाहिए, टॉपर्स वाले चाहिए, तो आपको ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, है ना। अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छे मार्क्स मिले, और मैं तो चाहती हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट्स ही टॉप करें, सबके 95% अबव ही रहें मार्क्स, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये एक चीज़ आपको सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखो, 1-2 लाइन, है ना, शॉर्ट आंसर्स में एंड लॉन्ग आंसर्स में, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर आपने स्टार्ट किया कि स्टेट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए। तो देखो मैं आपको हाईलाइट करती जाऊंगी, आपको कुछ चीज़ें समझ में आती जाएंगी, ठीक है। देखना, पहला तो ये कि स्टेट क्या लेकर आया, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन में हमने क्या किया, जो SC और ST थे, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनके लिए जो स्टेट है वो रिजर्वेशन लेकर आता है। और इसी के साथ में हम ये देखते हैं कि ये जो रिजर्वेशन है ये इनके परसेंटेज शेयर के अकॉर्डिंग रहता है। इसमें आप थोड़ा सा SC ST एक्ट के बारे में भी बता सकते हो, है ना, कि रिजर्वेशन आया, SC ST एक्ट हम लेकर आए, इनके अगेंस्ट में जो एट्रॉसिटीज होती थी उसको हमने खत्म करने के लिए जो है एक्ट वगैरह लेकर आए, और कैसे जो है इस एक्ट के थ्रू कोई भी जो है कंप्लेंट्स वगैरह, थोड़ा सा इसके बारे में बता सकते हो। In addition to the reservation, there have been a number of constitutional laws passed to and prohibit and punished caste discrimination and untouchability. That is your Article 17 of the Constitution. That is Article 17 ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, ठीक है। क्या बोलता है फंडामेंटल राइट आर्टिकल 17 की एबॉलिशन, अनटचेबिलिटी जो प्रैक्टिस है उसको प्रोहिबिट करना है, एबॉलिश करना है, और उसको प्रैक्टिस नहीं करना है। तो ये एक आप इसमें बता सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 17 को हाईलाइट करके और फिर उसका पॉइंट जो है आगे वो भी आप नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद में आपको मैंने जैसे इसमें बताया कि एक आपने रिजर्वेशन के बारे में बताया, देखो मैं आपको पॉइंट्स लिख के बता देती हूँ। एक पहला आपको रिजर्वेशन के बारे में बताना है, ठीक है। दूसरा SC ST एक्ट जो आया है वो आपको इसके बारे में बताना है। थर्ड आपको आर्टिकल 17 के बारे में बताना है
है ना। ये आप इसको बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो, इवन आप आर्टिकल 17 को भी बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद में रिजर्वेशन को ही और कंटिन्यू करना कि जॉब में, एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया है, ठीक है, जॉब में है रिजर्वेशन, एजुकेशन में है रिजर्वेशन, धीरे धीरे टाइम के साथ में जॉब में जो प्रमोशन होता है उसमें भी रिजर्वेशन की हमने बात करी, ताकि उनका जो एक वेटेज है वो बना रहे, है ना, पॉपुलेशन शेयर के अकॉर्डिंग। SC ST एक्ट बताओगे, आर्टिकल 17 बताओगे, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ढेर सारे लॉज हैं जो उनके प्रोटेक्शन की बात करते हैं या उनके राइट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें नोट डाउन करने वाले हो, ठीक है। 4-5 पॉइंट्स ऐसे लिख देना, और मैं आपको बता रही हूँ कि आप इन 3 में ही इतना ज्यादा लिख दोगे कि 4th वाला आप शॉर्ट में भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। तो ये बता दिया कि रिजर्वेशन आया है, जॉब्स में लेकर आए रिजर्वेशन, एजुकेशन में रिजर्वेशन। रिजर्वेशन समझते हो ना, रिजर्व्ड सीट करना, कि जैसे मान लो 40 सीट्स हैं किसी क्लास में, मान लो 40 सीट्स हैं, तो इन टोटल 40 सीट्स में से मान लेते हैं, जस्ट टेक एन एग्जांपल, 10 सीट्स SC की होंगी, 10 सीट्स ST की होंगी, और बाकी बची 20 जनरल कैटेगरी से कर सकते हैं। बाद में इसमें OBC रिजर्वेशन भी आता है, लेकिन अभी हम SC ST की बात करें तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, कि 10 सीट्स पर सिर्फ और सिर्फ SC के बच्चे को ही लेंगे और 10 सीट पर सिर्फ और सिर्फ ST के बच्चे को ही लेंगे, उसके अलावा किसी और को नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ताकि उनका परसेंटेज बढ़े, और जॉब में भी इसी तरीके का रिजर्वेशन रहेगा। SC ST एक्ट आता है ताकि जो भी एट्रोसिटीज हुए उनके अगेंस्ट में हम उसको रोक पाएं और वो भी कंप्लेंट वगैरह कर सकते हैं। आर्टिकल 17 के थ्रू हमने अनटचेबिलिटी प्रैक्टिसेस वगैरह को खत्म किया। इसमें एग्जांपल्स लिखते चलना, जैसे पेरियार ने मूवमेंट चलाया था, ठीक है, तो वो एग्जाम्पल इसके अंदर आ जाएगा कि ऐसे मूवमेंट्स के थ्रू ही जो स्टेट है वो ऐसे इश्यूज को लेके मतलब ध्यान देता है, ठीक है, वो चीजें हाईलाइट होती हैं, तो इसलिए स्टेट का ये भी एक रोल आ जाएगा। एक आध पॉइंट और आप लिखना, मेरे को थोड़ा सा मतलब भूल रही हूँ मैं शायद से, तो वो पॉइंट्स भी आप इसके अंदर और इंक्लूड करेंगे, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है ना, ऐसा आपको आंसर्स को लिखना है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 31, व्हाई इज द स्टडी ऑफ डेमोग्राफी एसेंशियल टू सोशियोलॉजिकल एनालिसिस, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि जब हम डेमोग्राफी की स्टडी करते हैं, दैट इज द पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, तो जो सोशियोलॉजिकल एनालिसिस के लिए ये डेमोग्राफी को स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो आप इसमें ये बताओगे कि द सोशल स्टैटिस्टिक्स, पहले आप बताओगे डेमोग्राफी क्या होता है, ठीक है। अगेन वो जो मैं इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको बोल रही थी, ठीक है, पहले हमारा क्या होगा, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे कि डेमोग्राफी क्या होता है। व्हाट इज डेमोग्राफी? इट इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। पहले ये एक लाइन लिखेंगे, ये इंट्रोडक्शन होगा हमारा। इसके बाद में हम ये बताएंगे कि जो सोशल स्टैटिस्टिक्स है या जो डेमोग्राफिक डेटा होता है वो सोशियोलॉजिकल एनालिसिस के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहला पॉइंट हो गया आपका प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसे मान लो आप गवर्नमेंट हो, ठीक है, आप गवर्नमेंट हो इंडिया की, आपको पता है कि आपकी पॉपुलेशन कैसी है, ठीक है, आपको पता है कि कितने बर्थ हो रहे हैं, कितनी डेथ हो रही है, हेल्थ जो है मतलब लोगों की वो किस तरीके की है, साथ ही साथ में कितने लोग लिटरेट हैं, कितने लोग इलिटरेट हैं, और भी जितनी सारी नीड्स वगैरह के बारे में आपको सब कुछ पता है अपनी पॉपुलेशन के बारे में। तो आप अपनी पॉपुलेशन को लेकर प्लानिंग कर सकते हो, है ना। कि जैसे मान लेते हैं, जस्ट टेक एन एग्जांपल, हमको ये पता चलता है कि हमारी पॉपुलेशन में जो हेल्थ है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डाउन है, या हमको ऐसा पता चलता है कि हमारे यहाँ पर जो पुअर पीपल हैं उनका नंबर्स बहुत ज़्यादा है, गरीबी जो है वो हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हमको ये एक चीज़ पता चलती है हमारी डेमोग्राफी से। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। कैसे? लोगों को जॉब प्रोवाइड करेंगे, है ना, उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड करेंगे। पुअर है, पॉवर्टी है, तो ऑब्वियस है खाने पीने की भी दिक्कतें होंगी, तो उनको वो सारी चीज़ें भी हम इंश्योर करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू प्लानिंग कर सकते हैं। पहली चीज़, प्लानिंग अगर कर रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में पुअर पीपल हैं, अब आपको ये तो पता है कि आपके देश में, मान लेते हैं जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपको ये पता चल जाए कि आपके देश में बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, तो आपने प्लानिंग तो कर ली, है ना, लेकिन जब आपको ये भी पता रहेगा कि आपके लोग किस तरह के हैं तो आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे। जैसे मान लो आपको पता चलता है कि पॉवर्टी है, तो आपने एक प्लान बना लिया कि लोगों को जॉब देंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आलसी हैं, ठीक है, तो फिर आपकी वो प्लानिंग इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन दोनों के लिए डेमोग्राफिक डेटा होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस,
सोशल स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन फॉर सोशियोलॉजी। आपकी सोसाइटी में किस तरीके से सारी चीजें होंगी, है ना, सोसाइटी का भी एक जो पूरा स्ट्रक्चर हम बोलें, है ना, वो भी इस स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हमको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। Concept of aggregate statistics or characteristics that refer to a large population offers a concrete argument for the presence of social phenomena. Like for example, the data of death rate points that it is a social phenomena that must be explained socially. इसमें हमको बहुत ज़्यादा सोशोलॉजी में हेल्प होती है। जैसे मान लो कि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा डेथ रेट जो है वो बढ़ जाए, तो भाई इतने लोग हमारी कंट्री में उनकी डेथ क्यों हो रही है, इसके बारे में सोसाइटी को पता होना चाहिए, है ना। तो जो भी सारी चीज़ें वो हमको पता होनी चाहिए। तो सोशल इम्प्लीकेशंस के लिए भी ये जो डेमोग्राफिक डेटा होता है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। इसके अलावा आप इसमें ये लिख सकते हो कि ये पूछा जा रहा है ना कि सोशोलॉजी के लिए, तो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपको पहली चीज़ बताई। सोशल स्टैटिस्टिक्स के थ्रू सोशोलॉजी को स्ट्रांगली आप जस्टिफाई कर सकते हो, ये एक चीज़ मैंने आपको बताई। तीसरी चीज प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन में आप ये और थोड़ा ऐड कर सकते हो कि गवर्नमेंट को अपनी फर्दर फ्यूचर प्लान्स वगैरह बनाने के लिए हेल्प मिलेगी। आपको पता चलेगा कि आपकी सोसाइटी किस एक तरीके की है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम पॉपुलेशन को सोसाइटी से रिलेट कर रहे हैं। हम जो हमारी पॉपुलेशन है उसको रिलेट कर रहे हैं सोसाइटी के साथ में या सोशोलॉजी के साथ में। तो हमको पता चलेगा ना कि हमारे पीपल किस एक तरीके के हैं और हमारी सोसाइटी किन लोगों के थ्रू कंसिस्ट होती है। तो उसके सोशल इम्प्लीकेशन सोशियोलॉजी में ऐसे होंगे कि हमको हमारा सोशल स्ट्रक्चर पता चलेगा, हमारी सोसाइटी का स्ट्रैटिफिकेशन कैसा, हमारी सोसाइटी के लोग कैसे, ये सारी चीज़ें पता चलेगी। तो उसको आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स को देते हुए। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में, और आई होप सो आंसर भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी को आपको और ज़्यादा ब्रोडन करना है। ठीक है, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। Despite the decline in birth rate, the growth rate of India's population is increasing. Explain the reason. This is the important question. मतलब सारी इंपॉर्टेंट है बट ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ पर बर्थ रेट में डिक्लाइन हो गया। मतलब कि जैसे मान लो हमारे यहाँ पे हर साल मान लेते हैं 100 चाइल्ड बर्थ लेते थे, 100 बेबीज का बर्थ होता था। तो अब हमने इसको कंट्रोल किया और अब ये 70 हो चुका है। ठीक है, ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बट स्टिल हमारा जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये बर्थ रेट है और ये ग्रोथ रेट है। ये हमारा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? जब हमने बर्थ को कंट्रोल कर लिया तब भी हमारी पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेजी से क्यों बढ़ रही है? क्या कारण है इसका, ये आपको बताना है। आप कारण बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना, सबको पता है, सब होशियार बच्चे हैं। सो द मेजर रीजन हेयर इज दी मेजर रीजंस फॉर इंडियाज पॉपुलेशन राइजिंग डिस्पाइट द डिक्लाइन इन बर्थ रेट आर। सबसे पहला, फर्टिलिटी रेट्स में वाइड वेरिएशंस हैं अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ इंडिया। जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे हाई टोटल फर्टिलिटी रेट है। और वहीं हम बात करें कुछ दूसरे स्टेट्स की, तो वहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट उतना ज़्यादा नहीं है। दूसरी चीज़, बर्थ रेट एक सोशो कल्चरल फिनोमिना है और ये सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है एज ऑफ मैरिज, इनफर्टिलिटी, सोशल क्लाइमेटिक कंडीशंस, इन सारी चीज़ों को। मतलब पहले आप थोड़ा सा बता रहे हैं बर्थ के बारे में, है ना, कि हमारे यहाँ पर जो बर्थ रेट है, मेजर रीजंस कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो बर्थ रेट कम करने के बाद भी बढ़ रही है। कारण उसका ये है कि हमारे यहाँ पर फर्टिलिटी रेट रीजन टू रीजन डिफर करते हैं। कुछ बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान जैसे स्टेट्स हैं जहां पर हम देखते हैं कि टोटल फर्टिलिटी रेट यहां पर हाई है। और इसी के साथ में बर्थ रेट एक सोशो कल्चरल फिनोमिना है कि मतलब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि बच्चे ऐसे माने जाते हैं कि ये गॉड गिफ्ट है, ठीक है, भगवान का गिफ्ट है। तो इसीलिए हम उसको बहुत ही ज़्यादा कल्चर, सोसाइटी, इन चीज़ों से रिलेट कर देते हैं। और इसके थ्रू जो बर्थ रेट है वो इंडिया के अंदर बहुत तेज़ी से हमको बढ़ता हुआ दिखा, लेकिन बाद में हमने उसको क्या कर लिया, कंट्रोल भी कर लिया। ठीक है, अवेयरनेस, एजुकेशन, स्मॉल फैमिली, ये सारी चीज़ों के थ्रू हमने उसको कंट्रोल कर लिया। बट हेयर कम्स द रीज़न कि फिर भी ग्रोथ रेट क्यों बढ़ रहा है। तो इसमें आप एक और चीज़ लिखोगे कि हमने बर्थ रेट को तो कंट्रोल कर लिया। जैसे मान लो ये पहले इतना था तो अब हमने इसको इतना कर लिया, ठीक है, और जो हमारा ग्रोथ रेट है वो अभी भी तेजी से बढ़ रहा है। यू नो दैट बर्थ रेट व्हेन डिवाइडेड और सब्सट्रैक्टेड बाय डेथ रेट इज इक्वल्स टू ग्रोथ रेट, है ना। तो हमने देखो एक और चीज क्या करी है, ये जो डेथ है ना, हमने इसको कंट्रोल कर दिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, जो डेथ हो रही है उनको कंट्रोल कर दिया। और डेथ को हमने कैसे कंट्रोल किया, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज।
ठीक है, कि जैसे मान लो पहले के लोगों को बहुत ज़्यादा टीबी होता था, मान लेते हैं जस्ट एक एन एग्जांपल कि पहले लोगों को बहुत ज़्यादा टीबी होता था, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, उसकी कोई दवाई नहीं थी, कोई दवाई नहीं थी, लोगों की डेथ हो जाती थी, ठीक है। तो इसीलिए जैसे मान लो कोई बीमारी फैल गई तो बहुत जल्दी लोगों की डेथ हो जाती थी, तो क्या होता था कि पॉपुलेशन जो है वो इक्वलाइज हो जाती थी कहीं ना कहीं। लेकिन हमने धीरे धीरे करके क्या करा, हम मतलब मेडिकल हेल्थ की फील्ड में हमने एडवांसमेंट करना स्टार्ट किया। उस एक एडवांसमेंट के थ्रू क्या एक चीज़ होती है कि हमने जो भी डिसीजेज लोगों के अंदर होती थी, जो भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज वगैरह होते थे, उनको क्योर कर लिया। मतलब आज के टाइम में आप देखो कैंसर को लेके भी जो है हमारे पास में ट्रीटमेंट है ना। इवन कितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हो, हर एक चीज़ को लेके हमारे पास में ट्रीटमेंट है। ये जितना मैं बोल रही हूँ ये सब आपको आंसर में इंक्लूड करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को लेके हमारे पास में आज के टाइम पे क्या है, ट्रीटमेंट है, जिसकी वजह से हमने डेथ को कंट्रोल कर लिया। जब डेथ को हमने कंट्रोल कर लिया तो हमारे पास में देखो एक पिरामिड कैसा बनेगा, ठीक है। मैं आपको एक पिरामिड दिखा रही हूँ कि पहले मान लो कंपैरेटिवली, ठीक है, पहले जो हमारा पिरामिड था वो कुछ ऐसा था कि जो बर्थ रेट थे वो बढ़ते ही चले जाते थे, ठीक है, हमको ये एक चीज देखने को मिलती है। लेकिन फिर डेथ रेट क्या होते थे, कम हो जाते थे। तो हमको कुछ इस एक तरीके का पिरामिड देखने को मिलता था, ठीक है। अब लेकिन हमको कैसा पिरामिड देखने को मिल रहा है, सॉरी ये पिरामिड अब का है, और पहले का पिरामिड ऐसा था कि जितनी बर्थ हो रहे हैं उतनी तेजी से डेथ भी होती थी, तो पॉपुलेशन उतना ज्यादा एक्सप्लोड नहीं करती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, बर्थ को हमने कंट्रोल कर लिया और हमने जो डेथ हो रही है उसको भी कंट्रोल कर लिया, तो पॉपुलेशन क्या होगी हमारे पास में, बढ़ेगी, ऑब्वियस है ना। तो इसीलिए अब जो हमारे पास में पॉपुलेशन है वो कैसी हो गई कि बर्थ को थोड़ा बहुत हमने कंट्रोल किया है, लेकिन जो डेथ हो रही है लोगों की हमने उसको भी कंट्रोल कर लिया, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, इसलिए पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रही है। पहले क्या हो रहा था, जितने बर्थ होते थे उतनी डेथ भी हो जाती थी, तो इसीलिए पॉपुलेशन एक्सप्लोड नहीं होती थी, या हमको ग्रोथ रेट उतना तेज देखने को नहीं मिलता था। लेकिन आज के टाइम में ग्रोथ रेट उतना तेज क्यों है, क्योंकि मेडिकल फील्ड में एडवांसमेंट करने की वजह से हमने डेथ को भी कंट्रोल कर लिया है, और जो भी सारे डिसीजेज वगैरह होते थे उनको क्योर करने के लिए हमारे पास में आज ट्रीटमेंट है, तो जिसकी वजह से डेथ रेट भी कंट्रोल में है ना। तो जैसे जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इज इक्वल्स टू ग्रोथ रेट। पहले ऐसा होता था कि अगर 10 बेबीज का बर्थ हुआ है तो 8 पीपल डाई हो जाते थे, तो ग्रोथ रेट हमारा 2% था। आज के टाइम में हमने मान लेते हैं कि जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि फिर धीरे धीरे करके ये बर्थ रेट बढ़ता चला गया, है ना, धीरे धीरे करके ये बर्थ रेट बढ़ गया। मान लो ये 20 हो गया, ठीक है, और अभी डेथ कितनी हो रही है, 20 बर्थ रेट हो गया, तो मान लेते हैं 12 डेथ हो रही है, तो हमारी ग्रोथ रेट हो गया 6%, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या करा, अब हमने इसको कंट्रोल कर दिया, अब हमने इसको कर दिया 15, ठीक है, और साथ ही साथ में जो डेथ रेट है हमारा वो भी हमने कंट्रोल कर लिया, क्योंकि मेडिसिन वगैरह फैसिलिटी हमारे पास में आ गई है। अब डेथ हो रही है मान लेते हैं 4, तो अब हमारा ग्रोथ रेट कितना है, 11%, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो ग्रोथ रेट है वो तेजी से बढ़ रहा है। तो पहले आप कैसे स्टार्ट करोगे, क्वेश्चन क्या है कि बर्थ रेट जो है उसको कंट्रोल करने के बाद भी ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, क्या कारण है। तो पहला बताओगे थोड़ा सा बर्थ रेट के बारे में कि बर्थ रेट क्या होता है, थोड़ा सा उसको डिफाइन करोगे, फिर ग्रोथ रेट को डिफाइन करोगे, ठीक है। फिर बताओगे कि हमारे यहाँ पे बर्थ रेट के बढ़ने के रीजंस क्या हैं, हमने इसको कंट्रोल करने की कोशिश करी एजुकेशन अवेयरनेस लाके, कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह के थ्रू, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस और बिसाइड्स दिस वी हैव आल्सो कंट्रोल्ड द डेथ रेट बिकॉज ऑफ द मेडिकल एडवांसमेंट एक्सेट्रा, ठीक है, इसको हाईलाइट करना, और इसीलिए जो है हमारे यहाँ पे ग्रोथ रेट तेजी से बढ़ रहा है। 80 वर्ड्स में लिख पाओगे ना, डिफिकल्ट तो नहीं है, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, मैंने आंसर्स में भी आपको ये चीज़ करवाई है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वगैरह में, तो आप अच्छे से आई होप सो आंसर लिख लोगे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 33, ओबीसीज आर मच मोर डाइवर्स ग्रुप दैन दलित एंड आदिवासीज, एक्सप्लेन। अब यहाँ पर 3 ग्रुप्स की हम बात कर रहे हैं, ओबीसी, दलित, आदिवासी, ठीक। आपको क्या बताना है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ओबीसी जो हैं वो ज्यादा डाइवर्स हैं, है ना, एज कंपेयर टू दीज बोथ। आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि ओबीसी कैसे ज्यादा डाइवर्स ग्रुप हैं। आपको पता है ना ये बात, कैसे डाइवर्स हैं ओबीसीज, ठीक है। ओबीसीज ग्रुप जो है वो कैसे मतलब इवॉल्व होता है, ओबीसीज का फुल फॉर्म क्या है, अदर बैकवर्ड क्लासेस,
यानी कुछ ऐसी क्लासेस, तो पहले डिफाइन करोगे ओबीसीज को, है ना, कि ओबीसीज कौन है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप है। इनकी पॉपुलेशन बहुत वाइड है, ठीक है, इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, और साथ ही साथ में ये बहुत सारे डिसएडवांटेजेस पर भी रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा डाइवर्स ग्रुप है, पर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप थोड़ा सा ओबीसीज को डिफाइन करोगे, क्या करोगे, पहले थोड़ा सा ओबीसीज को डिफाइन करोगे, थोड़ा सा ओबीसीज के बारे में बताओगे कि ओबीसीज क्या होते हैं, 1 या 2 लाइन, ठीक है, 1 और 2 लाइन। फिर इसके बाद में आप बताओगे कि देयर वर अ लार्ज ग्रुप ऑफ कास्ट दैट वर ऑफ लो स्टेटस and were also subjected to varying levels of discrimination but were not untouchables। एक ऐसा ग्रुप भी था, एक लार्ज ग्रुप था, ठीक है, देखो मैं आपको हाईलाइट करके बता रही हूं, लार्ज ग्रुप ऑफ कास्ट दैट वाज ऑफ लो स्टेटस, ठीक है, उसमें भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन थे, पर वो अनटचेबल्स नहीं थे। अनटचेबल्स को उसको बोला जाता था, दलित वगैरह को, ठीक है, मतलब कि एक ऐसा बहुत लार्ज ग्रुप था लोगों का जिसमें भी लो स्टेटस के लोग थे, जिनके साथ में भी डिस्क्रिमिनेशन होता था, लेकिन वो अनटचेबल्स नहीं थे, उनके साथ में हम दलित्स की तरह या एससीज की तरह ट्रीटमेंट नहीं करते थे। दीज वर द सर्विस एंड द आर्टिसनल ग्रुप्स और द कास्ट हु ऑक्यूपाइड लेवल लोअर लेवल इन द कास्ट हायरार्की। जैसे कि हम जानते हैं कि कास्ट को लेके हायरार्की है हमारे यहाँ पर, तो उसी कास्ट हायरार्की में और जो लोअर लेवल्स पे कुछ सर्विस ग्रुप्स आते थे, जैसे आर्टिसनल्स हो गए जो अपनी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते थे, पॉटरी मेकर्स वगैरह हो गए, तो इनको जो है हमने कुछ इस एक मतलब इस तरह के जो लोग ऑक्यूपेशन में होते थे वो बड़े ही लोअर लेवल ऑफ हायरार्की पर होते थे। OBCs are defined negatively. They are neither part of the forward caste at the upper end of the status, nor of the Dalits at the lower level. मतलब जैसे मान लो, just take an example. If this is the caste hierarchy, तो जो OBC हैं वो ना ही अपर लेवल पे आ रहे हैं और वो ना ही लोअर लेवल पर आ रहे हैं, वो हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है, वो कहां पर है, वो इन दोनों के बीच में है, कहीं पर, जिनका स्टेटस कम है, जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और इनको जो है बड़ा ही नेगेटिवली जनरली डिफाइन किया जाता है। बट सिंस कास्ट हैज एंटर्ड ऑल द मेजर इंडियन रिलीजन्स and is not conformed to Hinduism alone, there are not members of the other religions who belong to backward caste। ठीक है, तो फिर वो इसमें थोड़ा सा ये बता दिया कि कैसे कास्ट का भी रिलीजन हो चुका है, कि डिफरेंट रिलीजन्स में भी अब कास्ट्स जो हैं वो मतलब आने लग गई हैं, और इसकी वजह से जो है हमको एक ओबीसी का बहुत ही लार्ज ग्रुप देखने को मिलता है। मतलब देखो, इन जनरल आप ये बताओगे, पहले क्या क्या चीजें बताओगे कि इनका लोअर लेवल मतलब जो है हायरार्की में लोअर लेवल पर ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इनका एक लो स्टेटस है, इनके साथ में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, इनको इतने ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं होते हैं। दूसरी चीज़, पॉलिटिकली मतलब ये थोड़े से बैकवर्ड पर है, थोड़े से बैकफुट पर है, सॉरी, इनका नंबर बहुत लार्ज है, ठीक है, मतलब कि अगर आप देखो कि अगर ये एक पूरी पॉपुलेशन है, just take an example, these are the upper caste, just take an example, these are your back maybe SCs, ठीक है, scheduled caste और दलित्स वगैरह अगर हम बोले, and if this is your tribes, है ना, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देती हूँ, then this whole population is your OBC, ठीक है, तो मतलब इनका नंबर लार्ज है। नंबर लार्ज होने का कारण है रिलीजन का मतलब ये कि देखो हमारे यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं, ठीक है, सभी के अंदर डिफरेंट कास्ट आ चुकी हैं, उसमें भी बहुत सारे ओबीसीज हैं, ठीक है, तो इसलिए इनका नंबर बहुत ज्यादा है। लेकिन मेन चीज ये है कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो इनका इकोनॉमिक स्टेटस उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, और इसीलिए इनको भी रिजर्वेशन या हेल्प की, गवर्नमेंट से एड की जरूरत है, ठीक है। They share the same traditional occupational identification and similar or worse socio-economic status। इनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि ओबीसी ज्यादा डाइवर्स ग्रुप हैं दलित और आदिवासी से भी। मतलब अगर हम दलित और आदिवासी की बात करें तो दे आर नीदर इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली स्ट्रांग, बट अगर हम बात करें आपके ओबीसीज के, सो दे आर काइंड ऑफ पॉलिटिकली स्ट्रांग, क्योंकि उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है, बट दे आर नॉट सोशली और इकोनॉमिकली स्ट्रांग, और देयर स्टेटस इज नॉट दैट वेल एज कंपेयर टू दी अदर, ठीक है। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज द रोल ऑफ आइडियाज ऑफ सेपरेशन एंड हायरार्की इन दी कास्ट सिस्टम। हमने कास्ट सिस्टम में सेपरेशन को भी पढ़ा है, हायरार्की को भी पढ़ा है, तो आपको इस सेपरेशन और हायरार्की के क्या आइडियाज हैं या इन आइडियाज का क्या रोल होता है कास्ट सिस्टम के अंदर, उसको एक्सप्लेन करना है।
तो आप स्टार्ट करेंगे कि जो रोल ऑफ आइडियाज ऑफ सेपरेशन एंड हायरार्की है दैट कैन बी अंडरस्टूड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेट्स ऑफ प्रिंसिपल। पहला है कौन सा प्रिंसिपल? पहला है डिफरेंस एंड सेपरेशन और दूसरा है होलिज्म एंड हायरार्की। इसमें एक फ्लो चार्ट बना सकते हो। देखो कैसे बनाओगे, आपको लिखना है आइडियाज ऑफ, या ऐसे लिखो, देखो प्रिंसिपल्स, ऐसे आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हो। जस्ट राइट डाउन प्रिंसिपल्स ऑफ हायरार्की एंड सेपरेशन। ठीक है, ये सेपरेशन पूरा कंप्लीट कर लेना। इसके बाद में यू कैन ड्रॉ अ लाइन हेयर। ठीक है, अच्छा मैंने आपको आंसर्स वगैरह में बताया है ये कि फ्लो चार्ट्स आप बना सकते हो, है ना। तो अगर आपको लगता है कि इस आंसर में फ्लो चार्ट बन सकती है तो उसको ज़रूर बनाओ। उससे आपके आंसर्स और अच्छे से जो है मतलब जो भी इवेल्युएटर होगा वो और अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, तो ये आपने बताए ऐसे 2 बॉक्सेस। और कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं? तो द फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ होलिज्म एंड देख लेते एक बार, डिफरेंस एंड सेपरेशन एंड होलिज्म एंड हायरार्की। डिफरेंस एंड सेपरेशन, okay, and what? Holism and hierarchy. Okay, holism and hierarchy. अब ये दिख रहा है ना, वो 2 प्रिंसिपल्स दिख रहे हैं जिसके बेसिस पर हम सेपरेशन और हायरार्की की बात करते हैं। अब इन्हीं दोनों प्रिंसिपल्स को आपको आगे एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाओ, उससे आंसर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, अच्छे से समझ में आती हैं चीज़ें। ओके, सो फिर आप बताओगे कि डिफरेंस और सेपरेशन के अंदर देखो क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो कास्ट होती हैं उनको डिफरेंशिएट करते हैं, उनके बीच में सेपरेट, मतलब उनके बीच में सेपरेशंस करते हैं, सेपरेट करते हैं उनको, और फिर जो है हम मतलब सारी जो फंक्शनिंग होती है वो होती है। होलिज्म एंड हायरार्की में होता है कि हम सभी को जो है साथ में लेके एक हायरार्की क्रिएट कर दो और फिर उसके बाद में जो भी सारी चीज़ें हैं उसको मतलब एग्जीक्यूट करो। देखो कैसे, Each caste is understood to be different from and is therefore strictly separated from each other caste। हमने ये देखा है कि कास्ट में सेपरेशन जरूर होगा, है ना। जस्ट सपोज देयर आर 4 कास्ट ABCD, तो इनमें सेपरेशंस हैं, सभी कास्ट एक दूसरे से अलग है। हम ये नहीं कह सकते कि A कास्ट में B कास्ट वाले भी आ जाएंगे या B कास्ट में D कास्ट वाले भी आ जाएंगे, नहीं बोल सकते हम, है ना। There are various scriptural rules of caste. The very purpose of these rules is to check the mixing of caste. These rules ranging from marriage, food sharing and social interactions to occupations play a significant role. अब क्योंकि सभी कास्ट अलग अलग है तो हम इस सेपरेशन को बनाए रखते हैं। कैसे बनाए रखते हैं? जैसे मान लो मैरिज के थ्रू, कि जो मैरिज होगी वो एंडोगैमस ही होगी, अपनी कास्ट के अंदर ही होगी, अपनी क्लेन के अंदर ही होगी, है ना। आप दूसरी कास्ट में शादी नहीं कर सकते कि अगर कोई पर्सन ए कास्ट का है तो वो ए कास्ट की ही लड़की से शादी करेगा या लड़के से शादी करेगा, वो बी या सी कास्ट के साथ में नहीं करेगा। इन रूल्स को हम बना के रखते हैं ताकि कास्ट वाली जो वो एक प्योरिटी बोली जाती है वो बनी रहे। दूसरी चीज होती है होलिज्म। इसमें ये होता है कि द सोसाइटल होल और सिस्टम इज अ हायरार्किकल रादर देन इगैलिटेरियन सिस्टम। Each individual caste gets not just a distinct place but also an ordered rank। अब क्योंकि हम एक सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, है ना। देखो ये है बेसिक कि जैसे मान लो ये एक सोसाइटी है, ठीक है। अब इसी सोसाइटी के अंदर मान लेते हैं 4 कास्ट एग्जिस्ट करती हैं, ABCD। तो हर एक कास्ट दूसरी कास्ट से डिफरेंट है ना। हर एक कास्ट जो है वो हर दूसरी कास्ट से डिफरेंट है। ए कास्ट बी से डिफरेंट है, बी सी से, डी से, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है और हम इस डिफरेंस को बनाए रखते हैं। कैसे बना के रखते हैं? जैसे मैरिज रूल्स हो गए, फूड शेयरिंग हो गई कि जैसे कोई पर्सन ए से है तो वो सी के साथ में फूड शेयर नहीं करेगा, या सी से है तो बी के साथ में फूड शेयर नहीं करेगा, ठीक है, पहली चीज़। तो ये डिफरेंस और सेपरेशन होता है।
दूसरा, क्योंकि हम एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं, सोसाइटी डिवाइडेड तो है नहीं। ऐसा है क्या कि ए कास्ट के लिए एक अलग सोसाइटी बनेगी, बी कास्ट के लिए एक अलग सोसाइटी बनेगी, ऐसा तो नहीं होता। हम सब एक ही सोसाइटी में रहते हैं। तो हम इसमें होलिज्म एंड हायरार्की बना के रखते हैं कि जैसे मान लेते हैं कोई एक कास्ट है जो कि सबसे ऊपर होगी हायरार्की में, वो फिर इससे लोअर वाली होगी, ठीक है, फिर ये उससे भी ज्यादा और लो लेवल पर आएगी, ठीक है, और भी ज्यादा लो, और ये सबसे बॉटम पर, है ना। कि मान लो अगर इस तरीके की हम एक हायरार्की बनाते हैं तो एक टॉप पर आएगी, फिर एक उससे नीचे, फिर एक उससे नीचे, फिर एक उससे नीचे, ठीक है। तो ये होते हैं आपके हायरार्की और सेपरेशन के प्रिंसिपल्स जिसके थ्रू कास्ट सिस्टम को रन किया जाता है, ठीक है। तो पहला क्या हो गया आपका डिफरेंस एंड सेपरेशन, कि डिफरेंस हमको बना के रखना है और सेपरेट भी रखना है उनको। और दूसरा आपका प्रिंसिपल है होलिज्म का, क्योंकि हम सभी साथ में रहते हैं, और होलिज्म के साथ में हायरार्की का भी। क्लियर? कोई डाउट इस पे बता दो, कोई डाउट है? ठीक है, नहीं होगा, सिंपल सी चीजें हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है चैप्टर्स में भी, आई होप सो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो वही आपको इसके अंदर इंक्लूड करना है। बस मैं आपसे एक चीज चाहती हूँ कि आप इस तरीके से फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाओ, है ना, वो आपके लिए अच्छी रहेंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप अच्छे से लिख पाओगे चीजों को, ठीक है, और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, मार्क्स आपके मिल जाएंगे, ठीक है। मान लो ऐसे मार्क्स लिख रहे हो तो वो मैडम ने 3 मार्क्स दिए, ऐसे आंसर लिख रहे हो तो 3 मार्क्स दिए 4 में से, फिर आपने थोड़ा फ्लो चार्ट वगैरह बना दिया तो उन्होंने देखा अरे अच्छा आंसर लिखा है 3.5 दे दिए, ठीक है। एक एक मार्क्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे मत सोचो कि 0.5 भी मिल रहा है तो मैं क्यों बनाऊं, ठीक है, वो छोटे छोटे मार्क्स मिला के फिर आपका पूरा ओवरऑल 80 में से स्कोर आता है, ठीक है। चलो, नाउ दी लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर सेक्शन सी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेंशन द कंटेंशियस इश्यूज फाउंड इन दी फेडरल सिस्टम विच लेड टू द इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज। आपको बताना है कि वो कौन कौन से इश्यूज हैं हमारे फेडरल सिस्टम में जिसकी वजह से इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज हैं, मतलब डिफरेंट रीजन्स के बीच में हमको डिस्पैरिटीज देखने को मिलते हैं। तो हमारे फेडरल सिस्टम के ऐसे कौन कौन से ड्रॉबैक्स वगैरह जो हैं आपको बताने हैं, या क्या सारे इश्यूज रहे हैं वो आपको बताने। तो सबसे पहले आप ये बताओगे कि देखो हमारे यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी है, ठीक है, हमारे यहाँ पे अगर आप देखो तो कुछ ही किलोमीटर्स पे दूसरा कल्चर लग जाता है, ठीक है। एमपी से गुजरात चले गए, गुजराती कल्चर लग गया, गुजरात से राजस्थान चले गए, राजस्थानी कल्चर लग गया। तो हमारे यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, रिलीजन बेस्ड आइडेंटिटीज़ हैं, और हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने की वजह से डिस्पैरिटीज़ भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 इश्यूज़ की बात करेंगे, 2 मतलब ऐसे इश्यूज़ जिसकी वजह से 2 ग्रुप बन गए हैं। एक ग्रुप बन गया है सेक्युलर कम्युनल ग्रुप, ठीक है, और द सेक्युलर कम्युनलिज्म सेट, एंड दूसरा है माइनॉरिटी मेजॉरिटी सेट। Questions of secularism and communalism are about the state's relationship to religion and to political groupings that invoke religion as their primary identity। मतलब आपको ऐसे कंटेंशियस इश्यूज बताने हैं जो हमारे फेडरल सिस्टम में है जिसकी वजह से इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज हो रही हैं, ठीक है। तो हमने उसमें ये बताया कि देखो सबसे पहली चीज़ आप स्टार्ट कैसे करोगे, इंट्रोडक्शन आपका कैसा होगा, ठीक है। तो देखो हम इंट्रोडक्शन में ये बताएंगे कि इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, ठीक है। इंडिया कैसी कंट्री है, डाइवर्स कंट्री है। इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हो, मतलब रिलीजन में भी है, कास्ट में भी है, फिर उसके बाद में रीजन्स में भी है, और कल्चर में भी है, लैंग्वेज में भी है, हम देखते हैं, ठीक है। बट स्टिल इंडिया मेंटेन्स व्हाट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये एक लाइन जो है ना, इतनी स्ट्रॉन्ग लाइन है, बस इसको आंसर में लिख के हाईलाइट कर देना, ठीक है। तो ये एक चीज़ हमने बताई कि बट स्टिल इंडिया के अंदर हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी बनाए रखते हैं। इसके बाद में ये आपका पूरा इंट्रोडक्शन हो गया। अब आपको बताना है 2 ऐसे इश्यूज जिसकी वजह से इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज होती है। तो आप ये बताओगे कि देखो वैसे तो बहुत सारे इश्यूज हैं, बट अगर हम 2 की बात करें तो एक है हमारा सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म वाला सेट, और दूसरा है हमारा माइनॉरिटी मेजॉरिटी वाला सेट, ठीक है। माइनॉरिटी आप समझते हो, मेजॉरिटी आप समझते हो। जैसे मान लो कि ये आपकी सोसाइटी है ना, तो ये इतने में जितनी पॉपुलेशन है, या ये छोटी सी पॉपुलेशन माइनॉरिटी हो गई, और ये जो ज़्यादा है ये मेजॉरिटी हो गई। क्लियर है, सिंपल, आप जानते हो। तो एक ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का डिफरेंस है, और दूसरा है सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म का, ठीक है। दोनों रिलीजन से रिलेटेड हैं।
ठीक है, किससे रिलेटेड है? रिलीजन से रिलेटेड है। सेक्युलरिज्म किस एक चीज़ की बात करता है? सेक्युलरिज्म बोलता है कि सारे रिलीजन्स इक्वल हैं, हम किसी भी रिलीजन को छोटा बड़ा नहीं मानते, सभी रिलीजन्स, अगर इंडिया का कंसेप्ट बताएं सेक्युलरिज्म का, तो स्टेट की नज़रों में सभी रिलीजन्स इक्वल हैं और हम सभी के प्रमोशन और वेलफेयर की बात करते हैं। कम्युनलिज्म इसके बिल्कुल अपोजिट है। कम्युनलिज्म बोलता है सिर्फ मेरा रिलीजन अच्छा है और तुम्हारा रिलीजन खराब है, तो तुम सब या तो मेरे रिलीजन में आ जाओ, ठीक है, या फिर सबको मार गिराओ, ठीक है, या फिर सबको जो है हमारे यहाँ से निकाल दो, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक कम्युनल आइडियोलॉजी है, ठीक है। तो एक हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म कम्युनलिज्म का सेट हमको देखने को मिलता है, एक मेजॉरिटी माइनॉरिटी का सेट मिलता है। अगर मेजॉरिटी माइनॉरिटी की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर जैसे रिलीजन की हम बात करें तो हिंदू मेजॉरिटी है, ठीक है, हिंदू रिलीजन के जो लोग हैं वो मेजॉरिटी में हैं। बाकी जितने रिलीजन्स हैं लाइक मुस्लिम्स, सिख एंड मेनी मोर, ये सभी हमको माइनॉरिटी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अक्सर ये एक चीज़ होती है कि मेजॉरिटी क्योंकि ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के इंटरेस्ट जो है वो दब जाते हैं। तो गवर्नमेंट क्या स्कीम्स लेकर आती है? माइनॉरिटीज़ के लिए भी रिजर्वेशन वगैरह लेकर आती है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए प्लान्स लेकर आती है। फिर ये एक डिबेट आता है कि मेजॉरिटी कहती है कि आप माइनॉरिटी के लिए भी काम करते, मतलब आप जो है किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए काम कर रहे हो, आप इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे। बट क्योंकि हमको सबको इक्वल पर लेकर आना है, इसलिए हम माइनॉरिटीज़ के लिए अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम्स वगैरह लेकर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के जो हैं, इससे स्टेट के डिसीजन मेकिंग वगैरह ये सारी चीज़ों में डिफरेंसेस आते हैं। रिलीजियस, एथनिक, अदर कम्युनिटीज़ आर अनइक्वल इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड पावर्स, है ना, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल पावर। हाउएवर जो फेडरल सिस्टम है उसमें बहुत ही स्मूथली वर्क किया है कि वो इन सारे कंटेंशियस इश्यूज को सॉर्ट आउट कर पाए। जैसे माइनॉरिटी मेजॉरिटी का मैंने आपको बताया कि भले हमारे यहाँ पर बहुत सारी माइनॉरिटीज़ हैं, रिलीजियस, एथनिक, कम्युनिटीज़ वाइज, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लेकिन अब इन सभी तरह की माइनॉरिटीज़ के लिए स्टेट जो है वो प्लान्स, पॉलिसीज़ लेकर आती है जिसके थ्रू हम उनके अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, ठीक है। और इनके अपलिफ्टमेंट के थ्रू हम माइनॉरिटी को भी मेजॉरिटी के इक्वल लेकर आ जाते हैं। तो ये हमारे फेडरल सिस्टम का पहला सक्सेस है। दूसरा, अगर हम सेक्युलरिज्म कम्युनलिज्म की बात करें तो हमारे यहाँ पर कम्युनल एक्टिविटीज़ को रोका जाता है, ठीक है, और सेक्युलरिज्म को बढ़ावा दिया जाता है। कम्युनलिज्म हमारे यहाँ पर बहुत बार इन्वोक हुआ और बहुत बार उसने फैलने की कोशिश भी करी, बट स्टिल हमने बहुत सारे ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स वगैरह लेके उसको रोक लिया, ठीक है। तो इसलिए हमारा फेडरल सिस्टम जो है बहुत स्मूथली वर्क किया है और इसीलिए इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी इंडिया के अंदर हमने यूनिटी बना के रखी हुई है, ठीक है। इंटर रीजनल डिस्पैरिटी की अगर हम बात करें तो देखो, रीजन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो डिफरेंट रीजन्स हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, और डिफरेंट रीजन्स में जनरली देखो क्या एक चीज़ होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, मान लो ये आपका इंडिया है, ये एमपी है ना, और ये यूपी है। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि यहाँ पर जस्ट मान लेते हैं ये बिहार है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोली जाएगी? लैंग्वेज बिहारी बोली जाएगी। मान लेते हैं यहाँ पे हिंदी बोली जाएगी, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस वगैरह ही करते हैं, और यहाँ पर भी एग्रीकल्चर के साथ साथ थोड़ा ट्रेड वगैरह देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि लोग एक तरह के हैं, एक तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, एक तरह की डिमांड है, एस्पिरेशंस है। तो जनरली एक डिमांड उठने लग जाती है कि आप हमारे रीजन को जो है मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी पर दें। क्यों? दिस इज़ ऑल्सो अगेन बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी, कि लैंग्वेज डिफरेंट है हमारे यहाँ पर, है ना, और हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ऑक्यूपेशंस डिफरेंस, कास्ट डिफरेंसेस, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जनरली रीजन्स में भी डिस्पैरिटीज़ है। रीजन में डिस्पैरिटीज़ एक और तरीके से, जैसे आप देखोगे कि पंजाब, हरियाणा वगैरह जो है, यहाँ पे हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। वहीं पे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ड्रॉट वगैरह पड़ जाता है तो एग्रीकल्चर उतना अच्छे से फ्लरिश नहीं कर पाता। तो रीजन्स में भी डिस्पैरिटीज़ है हमारे यहाँ पे, डिफरेंट रीजन्स की अगर हम बात करें। ये तो मतलब मैं आपको स्टेट वाइज एग्जाम्पल के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट हमारे यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स हैं और रीजन्स में भी हमको डिस्पैरिटीज देखने को मिलती है, ठीक है। बट हमारा फेडरल सिस्टम जो है वो हमेशा, आपको देखो क्रिटिसाइज नहीं करना है यहाँ पे गवर्नमेंट को, आपको ये चीज़ें बतानी है कि हमारा जो फेडरल सिस्टम है उसने हमेशा स्मूथली वर्क किया है इन सारे इश्यूज को सॉर्ट आउट करने में, ठीक है, और हमेशा स्टेप्स लिए हैं प्लानिंग पॉलिसीज के थ्रू। इसीलिए इंडिया में अभी तक यूनिटी इन डाइवर्सिटी बनी हुई है और इंडिया सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड में से। क्लियर?
बता पाओगे ना, इतना लिख पाओगे, कोई ज़्यादा ऐसा डिफिकल्ट सा नहीं है। मैंने आपको पॉइंट्स मेजर बता दिए हैं। एंड अगेन एनसीईआरटी से क्वेश्चंस हैं, आप इजीली आंसर कर पाओगे। मतलब एनसीईआरटी छोड़ो, आपकी बुक में से ये आउट ऑफ सिलेबस तो कुछ है नहीं, तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप उसको आंसर कर पाओगे। आप ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे तो आप कैसे आंसर करोगे, है ना। तो हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, समझो कि डिमांड क्या है और फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर करो। आप इसमें भी एक फ्लो चार्ट बना सकते थे, एक तरफ सेक्युलरिज्म कम्युनलिज्म सेट लिख सकते थे, एक तरफ माइनॉरिटी मेजॉरिटी सेट लिख सकते थे। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन नंबर डी, लास्ट 3 क्वेश्चंस। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 6 मार्क्स के, दैट मीन्स 18 मार्क्स टोटल, और आपको आंसर लिखना है 200 वर्ड्स में, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, 200 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। तो आंसर लिखेंगे तो उसमें इंट्रोडक्शन भी देंगे, ठीक है, मेन बॉडी भी लिखेंगे, कंक्लूजन भी लिखेंगे, जहां लगेगा फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाएंगे, एग्जांपल्स देंगे, ये सारी चीजें करेंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा मार्क्स हैं, आप ऐसा ना हो कि आप सिर्फ पेजेस भरते रह जाओ कि 200 वर्ड्स बोला 2-3 पेज भर दिए, नहीं, अच्छा लिखो। ठीक है, अच्छा आंसर लिखो, अच्छे पॉइंट्स को लिखो, इंट्रोडक्शन के साथ में स्टार्ट करो, एक कंक्लूजन भी दो, फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाओ, दैट मेक्स योर आंसर इफेक्टिव। क्लियर? सो इस तरीके से हमको इन 3 क्वेश्चंस को आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 36 वी हैव, ओके। Now question number 36 says that what is mean by other backward classes and what are its problems? सिंपल सा क्वेश्चन है, बता पाएंगे, है ना। तो देखो, पहले हम बताएंगे कि अदर बैकवर्ड क्लासेस एक क्लास ऑफ मेजॉरिटी है इंडियन सोसाइटी के अंदर, जो कि सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, जियोग्राफिकल फैक्टर्स में बहुत ही ज़्यादा वीक है। ठीक है, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि पहले तो यहाँ पे बहुत सारे लैंडलेस फार्मर्स हैं जिनके पास में खुद की कोई लैंड नहीं होती है, और जनरली most of the parts of the India are under the control of higher caste। तो OBC जो हैं, these are the people of the villages, landless farmers वगैरह है, जो दूसरों की लैंड के ऊपर, दूसरों की ज़मीन पर काम करते हैं, और इनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है बाय द ज़मींदार्स और एक्सेट्रा। तो पहली दिक्कत ये है कि लैंडलेस है। दूसरा, सिलेक्शन ऑफ ऑक्यूपेशन। ठीक है, अब देखो ये जो मेंबर्स हैं ना इस ग्रुप के, वो सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं। That is why problem of selection of occupation remains there in front of them। मतलब एजुकेशन में भी पीछे, इकोनॉमिकली भी पीछे, ना पैसा है ना पढ़ाई है, और इन सारे, और सोशली भी, है ना। तो इन चीज़ों की वजह से अपनी ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट करने में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जनरली अभी तक ये अपनी सर्विसेज ही प्रोवाइड करते आए हैं, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसी कास्ट है जो ना ही हायर स्ट्राटा में आ रही है ना ही लोअर स्ट्राटा में आ रही है, तो इसीलिए इनके सामने प्रॉब्लम्स हमको ज़्यादा देखने को मिलती है। प्रॉब्लम ऑफ सैलरी, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इनकम, इकोनॉमिक, क्योंकि जितना हार्डवर्क ये करते हैं उतनी इनफ सैलरी इनको नहीं मिलती है। ये पीपल जनरली दूसरों की फील्ड वगैरह में वर्क कर रहे होते हैं, लाइक हायर कास्ट पीपल की फील्ड्स में वर्क कर रहे होते हैं, और एंड हार्डली गेट एनी कैश पेमेंट फॉर देयर वर्क। सो देयर ओनर्स गिव देम ग्रेन्स इंस्टेड ऑफ सैलरी विच हार्डली फुलफिल देयर नीड्स। तो जैसे मान लो कोई जमींदार है जिसकी लैंड पर ये लोग काम कर रहे हैं, तो इनको जनरली वो लोग क्या करते हैं, कैश में पेमेंट नहीं करते। वो क्या एक चीज करते हैं कि इनको ना, जैसे मतलब इनने काम किया तो इनको एक बोरी गेहूं दे दिया, ठीक है, कि आप जाओ, आपके घर की नीड्स फुलफिल हो जाएंगी। तो इसीलिए ये लोग इकोनॉमिकली भी पीछे हैं। ठीक है, सोशली हमने देख लिया कि लैंडलेस हैं, इकोनॉमिकली हमने देख लिया सैलरी वगैरह नहीं मिलती, एजुकेशनली भी हमने देख लिया, है ना। तो इस तरीके से ऑक्यूपेशन को भी हमने देख लिया कि ये लोग जो है बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं। एजुकेशन की प्रॉब्लम मैंने अभी आपको बताया कि ज़्यादातर, एक तो क्या है ना, बहुत ही डाइवर्स ग्रुप है और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है ओबीसीज की। ठीक है, और फिर उसके बाद में इलिटरेसी भी उतनी ही ज़्यादा, इनको एजुकेशन नहीं मिल पाती क्योंकि पॉवर्टी की वजह से इकोनॉमिक बैकग्राउंड उतना ज़्यादा अच्छा होता नहीं है, या इकोनॉमिकली भी ये बैकवर्ड रहते हैं, इसलिए इलिटरेट रह जाते हैं। प्रॉब्लम ऑफ इंडेप्टनेस, क्योंकि ज़मींदारों के यहाँ काम करते हैं, बहुत बार अपनी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए, जैसे बच्चों की शादी करानी है, और इसी के साथ में जैसे मान लो बच्चे घर में कोई फंक्शन होने वाला है या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, लोन वगैरह ले लेते हैं ज़मींदार से, और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब इस लोन को रीपे नहीं कर पाते तो वो डेप्ट में पड़ जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं आपको इसके अंदर नोट डाउन करनी है, और जैसे मैंने आपको बताया ना कि फ्लो चार्ट आप बना सकते हो, वो आप इसमें भी बना सकते हो। देखो आपको क्या करना है, जैसे इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं ना, इसी में समझ लेते हैं। तो आपने यहाँ पर लिखा
प्रॉब्लम्स ऑफ ओबीसी। ठीक है, ये आपने लिखा। फिर इसके बाद में जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो एक एक करके हम सारी नोट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, तो सबसे पहले पहले तो ये हैं लैंडलेस फार्मर्स। ओके, देन इसके बाद में हम लिखेंगे ऑक्यूपेशन। ठीक है, फिर हमने लिखा सैलरी, फाइन। फिर सैलरी के बाद हमने लिखा एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन के बाद में हम पावर्टी लिख दें। ठीक है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लिख सकते हो या नहीं, बताओ। ये सारे टर्म्स आपको क्लियर है ना, कि जैसे सोशो इकोनॉमिक की हम बात करें तो सोशो इकोनॉमिक क्या होता है। ठीक है, तो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सारे आपने क्या करना है, फिर बाद में एक्सप्लेन कर देना है। क्लियर? सो ये हो गए आपके कुछ पॉइंट्स, और फटाफट से इसको हम क्या कर देंगे, बॉक्स में बना देंगे इनको। ये हो गए हमारे लैंडलेस फार्मर्स, ये हो गई हमारी ऑक्यूपेशन। ये देखो, मेरे पास में टेक्नोलॉजी में फटाफट बना सकती हूँ, आप लोग को एग्जाम में अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह कर लेना ताकि टाइम ना वेस्ट हो। ठीक है, तो ऐसे लिख दिया हमने, और फिर एक एक करके एक्सप्लेन कर दो। अच्छा लग रहा है ना ऐसे फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाना? स्टार्टिंग से मैं आपको बनवाती हूँ, तो आप इन चीज़ों को अपने आंसर्स में फॉलो किया करो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट मेजर्स डू यू थिंक द गवर्नमेंट हैज टेकन और शुड टेक टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड माइग्रेंट वर्कर्स? आपको ये बताना है कि अब तक गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं, क्या ले सकती है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ लैंडलेस, जिनके पास में एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट को स्टेप लेनी चाहिए और क्या ले चुकी है। तो आप बताओगे कि एग्रीकल्चरल लेबर्स और जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन है उनकी, गवर्नमेंट ने अभी तक ये सारे स्टेप्स लिए हैं। आप बताओगे कि जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया गया है, जैसे कि इसी सिस्टम के और अलग अलग नाम थे, जैसे हलपति सिस्टम था गुजरात में, जीता सिस्टम था कर्नाटका में। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर बताएंगे। द टेनेंसी एबॉलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके थ्रू हमने क्या किया, या तो टेनेंसी को रेगुलेट कर दो या टेनेंसी को पूरी तरह से खत्म कर दो, ताकि टेनेंट्स को कुछ ना कुछ एक तरीके का सिक्योरिटी जो है वो मिला रहे, एक्सप्लॉइटेशन ना हो। इसके अलावा लैंड सीलिंग एक्ट हम लेकर आए, जिससे हमने आपके पास में कितना लैंड होना चाहिए उसको लेके एक अपर सीलिंग लिमिट जो है वो फिक्स कर दी एक पर्टिकुलर फैमिली के लिए, और इससे सरप्लस लैंड को हमने एससीज एसटीज में डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया। इवन जो नीड, मतलब जिनको नीड थी उनमें डिस्ट्रीब्यूट करवाया। ठीक है, मतलब जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे 10 फैमिलीज रहती हैं, और हमने बोला कि एक फैमिली के पास में इतना लैंड होना चाहिए, तो ये मान लेते हैं कि इतना लैंड हो गया 10 फैमिलीज का, और इतना लैंड बच गया, तो इस लैंड को फिर हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उन लोगों में जिनको लैंड की नीड थी, जैसे ये लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इन सबको। तो इसमें आप जमींदारी सिस्टम बताओगे, टेनेंसी बताओगे, लैंड सीलिंग एक्ट बताओगे। ठीक है, कौन से स्टेप्स ले लिए हैं। अब कौन से लेने चाहिए, तो उसमें आप ये बताओगे कि the above steps taken by the government could not improve the condition of landless and migrant workers alone in India, so the government can take more steps। मतलब अभी तक जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए that are appreciable, लेकिन इतने स्टेप्स जो है वो सफिशिएंट नहीं है, तो हमको और स्टेप्स लेने की जरूरत है। जैसे कि हम उनको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे देखो, मैं आपको बताऊँ, एग्रीकल्चरल लेबरर्स वगैरह जो होते हैं, जो किसी की फील्ड पे वर्क करते हैं, जैसे मान लो कि वो कहीं पे वर्क करते हैं ऐसी फील्ड पे जहाँ पे जो क्रॉप वो सो कर रहे हैं या जो क्रॉप का कल्टीवेशन हो रहा है वो सीजनल है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ मई से लेके सितंबर तक ही ग्रो होता है। जस्ट टेक एन एग्जांपल। तो अपार्ट फ्रॉम दिस मई एंड सितंबर, बाकी टाइम तो जो एग्रीकल्चरल लेबरर है उसके पास में जॉब नहीं है, तो ऐसे टाइम में हम क्या कर सकते हैं, उसको एक कोई ऑल्टरनेटिव जॉब या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके थ्रू वो अर्न कर सकता है। स्किल डेवलपमेंट हम दे सकते हैं, है ना। स्किल डेवलपमेंट के थ्रू क्या एक चीज़ होगी कि उनका जो पूरा
ओवरऑल स्किल्स है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, जिससे वो और जगह पर भी जो है वर्क कर सकते हैं। लैंड रिफॉर्म्स हमको और ज़्यादा स्पेसिफिकली करनी चाहिए पर्टिकुलर रीजन्स में, आज भी हमारे यहाँ पर नीड है इसकी। राइट्स एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देने चाहिए ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में जैसे दिए जाते हैं वर्कर्स को। जैसे मान लो कोई वर्कर है, वो यूपी से माइग्रेट करके महाराष्ट्र में जॉब करने के लिए जा रहा है, तो जब वो माइग्रेट कर रहा है तो हमको उसको कुछ राइट्स प्रोवाइड करने चाहिए कि जैसे आप यहाँ पर काम करने आए हो तो आपकी सोशल सिक्योरिटी रहेगी, आपके पास में सारे राइट्स हैं, आपको ऐसी कोई जॉब से नहीं निकाल सकता। तो अगर सिक्योरिटी मिल गई जॉब की तो और ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, है ना। तो गवर्नमेंट इसके लिए मेजर्स ले सकती है, गवर्नमेंट ऑक्यूपेशनल राइट्स लेकर आ सकती है, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को और करनी चाहिए, और ऐसी स्टेप्स लेने से जो मतलब हमारे यहाँ माइग्रेंट लेबरर्स हैं या माइग्रेंट वर्कर्स हैं, एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं, उनकी पोजीशन में कुछ इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। मनी लेंडर्स जो उनसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, वो जो है मतलब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट उनके ऊपर लगाते हैं कि सिर्फ एग्रीकल्चरल लेबर ही नहीं बल्कि उसके बच्चे भी इन डेप्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमको इस तरह की चीज़ों को चेंज करने के लिए रिफॉर्म्स लाने चाहिए। तो एक तरफ आप देखो इसमें क्या कर सकते हो, जैसे मान लो आपने लिखा एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड माइग्रेंट वर्कर्स, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, एक तरफ आपने ऐसे एक फ्लो चार्ट बनाया और आपने लिखा स्टेप्स टेकन, ठीक है, और यहां पर आपने लिखा स्टेप्स टू बी और शुड बी टेकन। एक तरफ स्टेप्स कौन सी लेनी चाहिए और एक तरफ क्या स्टेप्स ली जा सकती हैं। यहां पर आपने लिखा जमींदारी सिस्टम, टेनेंसी एक्ट एंड रेगुलेशन, लैंड सीलिंग। यहां पर आपने लिखा स्किल डेवलपमेंट, ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे अगर आपने फ्लो चार्ट वगैरह बना दी तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। आंसर मतलब अच्छा ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो जाता है, तो आपको और ज़्यादा मार्क्स वगैरह मिल जाते हैं, क्योंकि टीचर्स के लिए ये इजीली रीडेबल होता है। जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहे होते हैं ना, दे कैन इजीली रीड दिस थिंग एंड दे नो कि हाँ आपको आंसर आता है। बहुत बार आपको पता होगा ये चीज़ कि आपने फुल मार्क्स मतलब पूरा आंसर नहीं लिखा है, बट अगर आपने पॉइंट्स भी लिखे हैं तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये पॉइंट्स हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद में आप इसको एक्सप्लेन कर दो। कभी कभी ये चीज़ें किस लिए हेल्प करती हैं ये फ्लो चार्ट्स वगैरह, कि जैसे मान लो आप लास्ट क्वेश्चन पर आ गए, ठीक है, आपके पास में टाइम सिर्फ 5 मिनट बचा है। 5 मिनट में कैसे लिखोगे, सोचना भी पड़ेगा, रीड भी करना है, टाइम नहीं है हमारे पास में। तो बहुत बार हम क्या एक चीज़ करते हैं कि हमने जितना लिख लिया उसको एक बार फटाफट चेक कर लो और यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स लिख दो। तो जैसे 6 मार्क्स का है तो कम से कम कुछ नहीं तो 2 मार्क्स आपको मिल ही गए, ठीक है, अगर सही लिखा है तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि फ्लो चार्ट्स, एग्जाम्पल, इन चीज़ों का अच्छे से आप प्रैक्टिस किया करो, तो एग्जाम में आपको फटाफट बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलो अब आ गए हैं हम हमारे इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर के मतलब प्रैक्टिस पेपर के लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के अंदर हमको यूनिटी एंड डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, उसके क्या रीजंस हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप बहुत इजीली बता सकते हो, ठीक है, कि हमारे यहाँ पर कितनी सारी डाइवर्सिटी है। आप देखो अगर हम जोग्राफिकल फैक्टर्स की बात करें तो हमारे यहाँ पर आप देखो यहाँ पर क्या है, मतलब नॉर्थ में अगर हम बात करें तो हिमालयाज, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे पूरा नॉर्दर्न प्लेन, यहाँ पे क्या है पूरा नॉर्दर्न प्लेन, ये गंगा बहती है, ब्रह्मपुत्र बहती है, ठीक है, यमुना वगैरह बहती है, लार्जेस्ट प्लेन इंडिया का। ये यहाँ पे पूरा पेनिनसुलर, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, यहाँ अरावली रेंज वगैरह आपका राजस्थान गुजरात वाली चीज़ें हो गई, यहाँ पे आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है। अगर आप कर सकते हो तो मैं आपको बताऊं, अगर ये क्वेश्चन आता है और आप ये आंसर लिख रहे हो, मैप बना दो इंडिया का, ठीक है, इंडिया का मैप बना दो और कुछ जियोग्राफिकल लोकेशंस को क्या कर दो, मार्क कर दो। जैसे मान लो आप ये मैप बना रहे हो, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छा सा जो है मैप बना पाऊँ। आई होप सो आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। तो आप कुछ इस तरह का कर पाएंगे, ठीक है ना, बना सकते हैं ना ऐसा मैप। मैंने थोड़ा ऊपर तक जो है वो कर दिया है, बट मैं आपको बताऊं, आप यहाँ पे लिख दो हिमालयाज
ठीक है, यहाँ पे हमारे पूरे हिमालयाज हो गए, ऐसे बना दो, वो सॉरी मैंने ऐसे बना दिए, ऐसे बनाना है, ठीक है, ये ऐसे करके बना दो। यहाँ पे अपना थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट कर दो, है ना, ये यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन हो गया, गंगा यमुना दिखा दो, ऐसे करके बना दो कि इंडिया में कितनी ज़्यादा हमको जो है जियोग्राफिकली भी मतलब डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। हमारे यहाँ पे आप देखो कि लॉट ऑफ रेन फॉल्स होती है एक तरफ, तो दूसरी तरफ ड्राई एरियाज़ हैं जैसे थार डेजर्ट, कहीं पे बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है तो कहीं पे हमको बिल्कुल बैरन लैंड देखने को मिलता है। तो जियोग्राफिकली हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। सोशल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर डिफरेंट इतने ज़्यादा फॉर्म्स ऑफ मैरिज हैं जो शायद वर्ल्ड में कहीं और नहीं देखने को मिलते होंगे। लाइक यू विल सी polyandry we have where, and some groups like Muslims, they have polygamy. We have joint family, nuclear family that expresses our social diversity. हमारे यहाँ पर कास्ट सिस्टम है, ठीक है, हमारे यहाँ पे मैरिज के इतने सारे फॉर्म्स हैं, हमारे यहाँ पे ट्राइबल्स वगैरह आप देखोगे वहाँ पर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। हमारे यहाँ पर रिलीजियस डाइवर्सिटी है, हमारे यहाँ पे हिंदुज़म, इस्लाम, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़म एक्सेट्रा कितने सारे रिलीजन्स रहते हैं जो शायद पूरी वर्ल्ड में कहीं किसी और कंट्री में नहीं रहते होंगे, है ना। हमारे यहाँ पे 3000 कास्ट हैं, ठीक है, हिंदूज़ में, और 94 कास्ट हैं मुस्लिम्स में। क्रिश्चियंस, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स में डिवाइडेड हैं, बुद्धिस्ट, हिनायंस, महायान्स में डिवाइडेड हैं, जैन, दिगंबर और श्वेतांबर में डिवाइडेड हैं, ठीक है। लिंग्विस्टिक की अगर हम बात करें तो इंडिया एक मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में हम 22 लैंग्वेजेस को मतलब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करते हैं 8th शेड्यूल के अंदर। उसके अलावा अगर हम बात करें तो थाउजेंड्स में लैंग्वेज हमारे यहाँ पर बोली जाती हैं इंडिया के अंदर। हिंदी को नेशनल लैंग्वेज की तरह ट्रीट किया जाता है, बट दैट्स नॉट द नेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश को हमने सैंक्टिफाइड किया है ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह। ज़्यादातर इंडियंस जो है हिंदी इंग्लिश स्पीक करते हैं। साउथ इंडिया में ड्रेविडियन लैंग्वेज है, नॉर्थ इंडिया में इंडो आर्यन लैंग्वेजेस वगैरह है। तो लैंग्वेज की बात करो, जियोग्राफिकल बात करो, सोशल बात करो, रिलीजियस पे बात करो, किसी भी फैक्टर, कितने फैक्टर्स हैं आपके पास में, मैंने तो 4-5 ही बताए, आप सारे इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। आप बताओ कितने सारी ट्राइब्स हमारे यहाँ पर रहती हैं, कितने सारे कास्ट हमारे यहाँ पर रहते हैं, कितना ज़्यादा जो है डिस्क्रिमिनेशन है, कितने सारे एक्ट्स हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ला के रखे हुए हैं। और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, दैट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, उसके ऊपर कोई नहीं है, और वही है जो सभी के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी हमारे यहाँ पर यूनिटी बनी हुई है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो आपको वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करनी है। मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया है, आपको डिटेल में इसको लिखना है। 200 वर्ड्स में अच्छे से बढ़िया से जो है लिखो, फ्लो चार्ट्स बना लो, पहले दिखा दो कि कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी इंडिया के अंदर है। एक तरफ रिलीजियस लिख दिया, एक तरफ लिंग्विस्टिक लिख दिया, एक तरफ जियोग्राफिकल लिख दिया, एक तरफ सोशल लिख दिया, ऐसे करके आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन का आंसर। आई होप से यहाँ तक भी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि पहली चीज़, सबसे पहले अगर कोई चीज़ कर सकते हो तो एमसीक्यूज़ को कंप्लीट कर लो। इसके बाद में जैसे पेपर है वैसे भी आप कर सकते हो। चाहो तो पहले सेक्शन डी अटेंड कर लो कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं एक आध घंटे में। एक आध घंटे में सेक्शन सी को निपटारा करा और आधे घंटे में सेक्शन बी आपका हो ही जाएगा। 2-2 मार्क्स के फटाफट आप लिख लोगे, बाकी जैसा आपको बेटर लगता है। बट ये मेरा एक सजेशन है ना, कि इस तरीके से अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करो। अब जैसे मान लो आपने सॉल्यूशन देख भी लिया है, हो सकता है सॉल्यूशन के पहले आपने आंसर मतलब पेपर को सॉल्व ना किया हो, तो अभी क्या एक काम करो, पेपर को लेके बैठो और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। चीटिंग मत करना, है ना, आंसर्स मत देखना, ना यहाँ से, ना बुक से, ना नोट्स से, और अपने हिसाब से उसको लिखने की कोशिश करो और इवेल्युएट करो कि आप कितना लिख पा रहे हो, कितना नहीं लिख पा रहे हो। और 3 आवर्स अपने लिए जो है बिल्कुल फिक्स कर लो कि ये 3 आवर्स अब मैं बैठा हूँ पेपर लिखने के लिए, और मान लो यही मेरा बोर्ड का एग्जाम है, ठीक है, और इस 3 घंटे में मुझे ना उठना है, ना कोई और काम करना है, ना वॉशरूम जाना है, ना कुछ करना है, पानी की बॉटल अपने पास लेके बैठो, ठीक है, और फिर जो है अपना पेपर करना स्टार्ट करो। आप देखो कि आप 3 आवर्स में उसको कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो जितनी ज़्यादा हो सकती है। आई होप सो आपने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए होंगे, नहीं करे हैं तो फटाफट से करो और जितना हो सकता है प्रैक्टिस करो। ये मत सोचना कि लास्ट डे ऑफ द एग्जाम तक हम अपना पढ़ ही रहे हैं चैप्टर्स को, ऐसे नहीं हो पाएगा नहीं तो, ठीक है। तो इसीलिए अगर अच्छे मार्क्स चाहिए ना, 95% से भी ऊपर चाहिए हैं, तो पहले पूरा कोर्स खत्म करो और फटाफट प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो सभी पेपर्स की, ठीक है। हम आपके लिए इतने सारे पेपर्स वगैरह ला ही रहे हैं, आपके वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जो भी आपको सारी चीज़ें चाहिए हैं वो सब आपको प्रोवाइड कराएंगे, बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछोगे, ठीक है।
दिस वॉज वन ऑफ द ईजिएस्ट पेपर्स अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, कि अगर इस तरह का पेपर आता है तो वो बहुत ईजी पेपर होगा आपके लिए, ठीक है। तो ये एक तरह का पेपर था। ऐसे ही और सैम्पल पेपर्स को हम सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस पेपर्स को, आपको बहुत सारे पेपर्स मिलेंगे, बहुत सारा सॉल्व करने का, प्रैक्टिस करने का टाइम भी मिलेगा, तो ईजिली यू कैन डू दैट। क्लियर? अच्छा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम और भी पेपर्स को सॉल्व करेंगे। आप अच्छे से चैप्टर्स को पढ़ो और कोई डाउट आता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बस जाते जाते एक और छोटी सी चीज़ आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सभी लेक्चर्स मिलते हैं, सारे कोर्सेज मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सारे टॉप कोर्सेज हैं, CBSE लाइक इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, NTSC, ओलंपियाड, CUET, IIT, JEE एंड मेनी मोर। तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, दैट इज www.magnetbrains.com। इसको गूगल पर एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। यहाँ पर आपको सारे लेक्चर, सारी क्लासेस, सारे कोर्सेज एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में एक ही जगह पर मिल जाएंगे बिना किसी दिक्कत परेशानी के। तो बहुत इजीली आप इसको एक्सेस कर सकते हो। और साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे बुक्स एंड ई-बुक्स भी अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पर हाई क्वालिटी कंटेंट मिलेगा और डिफरेंट कैटेगरीज भी मिल जाएंगी बुक्स की। तो अगर आपको भी बुक्स चाहिए हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म को फिल कर दीजिए और हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। तो दैट्स अ वेरी ईजी प्रोसेस। एंड एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन मिलती है, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के, और ना ही हम आपको कोई कूपन भेजते हैं। सो एवरीथिंग इज जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ। आप मैग्नेट ब्रेन्स को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी एक्सेस कर सकते हो। एंड आई होप सो सारी चीजें क्लियर है। और वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से कर दो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।